काफ़ी हमारे पास लिमिटेड सीट्स थी। यस, तो एक बार मैं जो कल सभी लोगों ने एनरोल किया, एक बार उन सभी से मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या फीडबैक है एंड आप क्या कहना चाहते हैं कि इतने कम प्राइस में सर इतनी कुछ ज़्यादा वैल्यू आपको फिर से अगेन देने वाले हैं एंड इसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी में कभी भी कुछ सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। ऑलरेडी 91 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हम थोड़ी देर में अपने इस बोनस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। सर ऑलरेडी आ चुके हैं एंड थोड़ी देर में सर अपने सेटअप को वी आर जस्ट लकी। थैंक यू सो मच अंजलि मैम, अनिल जी एंड साथ सभी चैट बॉक्स में आज रिप्लाईज थोड़े कम आ रहे हैं। चैट बॉक्स आज सूखा सूखा सा है। मिस्टर सुमित जी, हाउ टू कनेक्ट एज आई आस्क्ड यस्टरडे फॉर एनी स्कीम फॉर ओल्ड स्टूडेंट। ब्रिज एम चांदना जी, मैं सिंपली आपके लिए अभी एक नीचे नंबर कर देता हूँ। काइंडली आप अभी हमारे जो आर एम विवेक सर हैं, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। दे विल हेल्प यू एंड दे विल गाइड यू इजिली। ओके, यस, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट लर्निंग, ग्रेट लर्निंग। हरीशंकर जी कैसे हैं आप सभी? एंड आई थिंक सर ऑलरेडी आ चुके हैं। हम बस थोड़ी देर में अपने बोनस टॉपिक, प्लीज अमाउंट बता दीजिए, हमने वीडियो में नहीं देखा, हम बाहर हैं। रजनी जी, आप अभी पहले सेशन अटेंड करिए। सेशन अटेंड करने के बाद हम बाकी डिटेल्स फिर से अगेन शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे को काफी एंड सर को काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज आए। तो आज हम आप सभी के लिए कुछ सीट्स और लेकर के आए हुए हैं जो आप सभी इनरोल कर सकते हैं, बट कुछ ही लोग इनरोल कर पाएंगे। व्हाट इज द फीस ऑफ डिप्लोमा कोर्स सर? Asha ma'am will reveal at the end of the session. Don't worry. Firstly, you will attend this bonus session, ma'am. पहले सभी आज बोनस सेशन अटेंड करें एंड फिर उसके बाद अगर जो लोग अभी भी इनरोल करने से रह गए, वो उस टॉपिक के बाद एक बार देखना कि ऐसी ही लर्निंग आप आगे और सीखने वाले हो एंड कितने ज्यादा ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी डे टू डेली लाइफ में। एंड सर के अलावा आई थिंक ये सारे टॉपिक्स कोई कहीं और नहीं सिखा सकता। जितना मैं एस्ट्रोलॉजी में 2 या 3 साल से हूं, मैं जितना देख रहा हूं इस पूरे मार्केट को, एंड साथ ही साथ जैसे कि मैं चलो आज अपने बारे में आप सभी को बताता हूं। गैस करिए आप सभी मेरी एज क्या होगी एंड मैं क्या करता हूँ। आप सभी एक बार आज मेरे बारे में जानिए। मैं डेल हमेशा आप सभी से कहता हूं कि आप अपने बारे में जानेंगे एंड अबाउट प्रिडिक्शंस ऑफ स्टूडेंट। दानेश जी ने 26 का, पवन कुमार जी 28। सभी सभी गैस करिए। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी है आप सभी के लिए, एक छोटी सी गैस कर लीजिए। आप सभी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आप मेरे से इतना ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मैं आप सभी से कनेक्टेड रहता हूँ। 27 मेकिंग फूल, 25 बिलो 30, व्हाट इज द स्केड्यूल? राकेश गुप्ता जी, स्केड्यूल विल शेयर। यस सुनील जी, मैं 65 का आपको कहाँ से लग रहा हूँ? यस चेतना मैम, गैस करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल चेतना मैम ने सही आंसर गैस किया। तो गाइस ऐसे ही सेम मैं आप सभी को बताता हूँ अपनी जर्नी। मैंने स्कूल अपना कंप्लीट किया, मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट करी एक रेप्यूटेड कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने काफी लोगों ने नाम सुना होगा। मैंने वहां से अपनी मार्केटिंग में अपनी डिग्री कंप्लीट करी, मैं जॉब करा, पर जॉब के साथ साथ भी मेरे को कभी भी कुछ मजा सा नहीं आ रहा था जॉब करने में। मैं सोचता था कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग सीखना है। कॉलेज में जो सीखा वो हर कोई सीख रहा है, मेरे जैसे हजारों बच्चे वहां सीख रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या अलग सीखूं या मैं कुछ ऐसा अलग यूनिक अपने अंदर लेके आऊं जो बाकी लोगों से मैं कुछ अलग कर सकूं एंड बाकी लोगों की भी हेल्प करूं, क्योंकि मेरे को भी काफी अच्छा लगता है जब मैं दूसरों की हेल्प करता हूँ। भाई दो हाँ, तो ऐसे ही फिर जब मैंने ये जॉब, जब मैंने एस्ट्रोलन टीम ज्वाइन करी या फिर जब मेरे को इन सब चीजों के बारे में पता, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं भी इन चीजों में पहले मैं मेरे को बिल्कुल बिलीव नहीं होता था। मेरे को अकल्ट साइंसेस से बहुत ही ऐसा लगता था ये सब कुछ अंधविश्वास है, कुछ कुंडली नहीं होती, कुछ न्यूमरोलॉजी नहीं होती, हम कुछ भी किसी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो भी होता है वो सब हमारे ही हाथों में होता है। बट जब मैंने सर के सेशन अटेंड करे, मैंने सर से न्यूमरोलॉजी खुद सीखी है एंड आज आप खुद देखिए कि मैं 1.5 साल बाद सर के साथ ही मैं आज आप सभी का होस्ट बन करके आप सभी के सामने बैठा हुआ हूँ। क्या ये डेस्टिनी नहीं थी मेरे लिए? क्या ये मेरे सुमित जो आज से 2 या 3 साल पहले वाले सुमित को पता था? क्या आज वो अकल्ट में इतना बिलीव करेगा कि वो आज आप सभी इतने स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके आज आप सभी का होस्ट हुआ करेगा या फिर आप सभी को गाइड करा करेगा? अगर मैं भी यही चीज सोचता कि ये सब कुछ अंधविश्वास होता है, ये सब कुछ नहीं होता, तो क्या मैं आज इस मुकाम पर होता? एक बार सभी मुझे चैट बॉक्स में बताइए। तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज में बिलीव करते हैं, अब अपनी इस जर्नी को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आपने ये जर्नी स्टार्ट कर दी है।
यू कैन ग्रो वंस यू रिसीव विंग। थैंक यू सो मच दानिश दोषी जी। एंड क्योंकि जब मैंने भी न्यूरोलॉजी का बेसिक कोर्स पढ़ा, मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया कि सच में कुछ तो है इसमें, तब जाकर के मैंने सर से ही एडवांस कोर्स भी सीखा। यस मी जुनून है। यस हरिशंकर जी, जुनून होना चाहिए। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है तो आपको उसके एंड रिजल्ट तक जाना चाहिए हमेशा। ओके, आई थिंक सर ऑलरेडी ज्वाइन आवर सेशन। तो एक बार सर हमारे साथ कंप्लीट प्रेडिक्शन ऑफ स्टूडेंट लॉजिक क्या एज यू प्रॉमिस। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव सर, कैसे जय हैं श्री आप सर? कृष्णा, कैसे हैं आप? राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राम राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबको मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं, कुशल मंगल से हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित। एंड यस, आई थिंक आप जो कह रहे हो कि आपने जो न्यूमरोलॉजी सीखी है, इसके पीछे एक टीचर का हाथ है, बट मैं मानता हूं कि इसके पीछे स्टूडेंट का हाथ है। अनलेस एंड अनटिल आपने वो डिसीजन नहीं लिया होता, अनलेस एंड अनटिल आपने ये इच्छा नहीं जाहिर की होती कि आपको सीखना है, आपके अंदर सीखने की एक भूख थी, एक हंगर थी, और आपने उन चीजों के लिए अपना पहला स्टेप फॉरवर्ड आगे लाया। ताली जैसे कहते हैं एक हाथ से नहीं बजती यस है। सर। मैं चाहे कितना भी अच्छा सिखाऊं, बट अगर एफर्ट्स आपके यहाँ से जब तक पूरे नहीं लगेंगे, तब तक जो है वो रिजल्ट तक कहाँ पहुंच पाएंगे हम। सो आई थिंक ये आपका एफर्ट था और हार्डवर्क, जिसके कारण आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। और अभी तो आपने सिर्फ शुरुआत की है। मैं यस कहूंगा कि सर, यस सर। तो आपकी उम्र, आई थिंक मैंने आपका एज जो है राइट गेस किया था, हालांकि मैंने यहाँ पर चैट पे डाला नहीं। मैंने 23 गेस किया था। एंड आई नो, थिंक आप करेंटली सर राइट नाउ 22 एंड हाफ, हाँ, तो आई थिंक 23 होने वाला है जल्दी। अब इसमें ये नहीं है कि मैं न्यूमरोलॉजी से आपका एज गेस कर रहा हूँ। ये तो जस्ट यस सर, यस सर। मेरे अंदर की मेरी इंट्यूशंस ने ये बताया कि आप 23 ईयर्स के आसपास होनी चाहिए। एंड तो आपका एज तो सबको पता चल ही गया है, बट अब आपकी नॉलेज भी धीरे धीरे लोगों को पता चल रही यस है कि सर। आप कितना अच्छे से इस सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हो। सो यस, आई एम योर। एंड एक बार आपका जब कंप्लीट हो जाए, तो जैसे कि आपको पता ही है कि कल हमारी काफी लंबी डिस्कशन हुई है। रात को 10 साढ़े 10 बजे हमने इस पे बहुत लंबा डिस्कशन किया। आफ्टर दिस सेशन वाज कंप्लीटेड यस्टरडे, कि बहुत से स्टूडेंट्स की अभी भी रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट आ रही है कि हमें अभी भी ज्वाइन करना है, बट आप फीस मत चेंज करिए, हम कल पे फीस पे करेंगे, हमारे लिए एक और दिन का सेम टाइम रखिए। तो हमारे लिए दो सिचुएशन आ गया था। एक तो फीस को सेम कंटिन्यू रखने के लिए आज, और दूसरा सिचुएशन ये था कि हम कितनी और एडिशनल सीट्स ऐड कर सकते थे। तो हमने फिर डिसाइड किया कि 10 सीट्स हम और ऐड करेंगे। सो 10 to 12 सीट्स हमने और ऐड किया, और आई थिंक उसमें से भी 2-3 स्टूडेंट्स ने मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में पेमेंट किया है। सो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक पेमेंट नहीं किया होगा, हम उनको आज एक मौका फिर देंगे। आई एम कंसिडरिंग के वी हैव अराउंड 10-11 स्लॉट्स लेफ्ट, और हम टोकन अमाउंट और फुल पेमेंट दोनों के लिंक्स आज भी रिलीज करेंगे, एंड ओनली फॉर द सेलेक्ट फ्यू जिन जिन लोगों ने नहीं एनरोल किया है। सो एक बार आप सबका चाहिए तो इनपुट्स इनसाइट्स ले लीजिए, देन आई कैन स्टार्ट द सेशन एंड देन वी कैन एंड द सेशन यस सर, यस सर। पॉजिटिव नोट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस बोनस सेशन, एक बार आप सभी चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी भी इनरोल करना चाहते हैं, या फिर कल जो लोग इनरोल नहीं कर पाए थे, तो एक बार सभी मेरे को बता दे। या फिर एक बार आप सभी ये भी बता सकते हैं कि एक बार अगर आपको दोबारा से सिलेबस के बारे में जानना है, तो एक बार सर अभी सिलेबस भी रिपीट कर देंगे, एंड उसके बाद हम अपना बोनस सेशन भी कंटिन्यू करेंगे। एंड आप उसके साथ साथ अपने बोनस सेशन पढ़ते पढ़ते भी आप अपनी इनरोलमेंट्स भी कर सकते हैं। ओके, तो एक बार सभी प्लीज, एक बार सभी मेरे को चैट बॉक्स में एक बार सभी बता देते कि आप सभी पहले अपना एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, डिप्लोमा के बारे में जानना चाहते हो, या पहले हम बोनस सेशन आज कवर अप करें। एक बार सभी चैट बॉक्स में बता दे मेरे को। फर्स्ट वीक आई हैव कंप्लीटेड एडवांस डिप्लोमा कोर्स। अच्छा, प्रमोद कुमार नायक जी ने हमारे साथ एडवांस डिप्लोमा कोर्स ऑलरेडी करा हुआ है। तो प्रमोद कुमार नायक जी, एक बार आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिप्लोमा कोर्स, कि वाई जो आज जो स्टूडेंट्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इन लोगों को इनमें से काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। जो लोग रह जाते हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे अपनी जर्नी के बाद, कि आपका कैसा एक्सपीरियंस था, एंड क्यों बाकियों को भी इस सेशन को ज्वाइन करना चाहिए एंड इस कोर्स को इनरोल करना चाहिए। सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। फर्स्ट, यस यस यस, क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट। ओके, आई हैव डन द। यस, कीर्ति देसाई सर ने भी किया। मैं कीर्ति सर को भी एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। एक बार आप सभी अपने ही फेलो मेट्स के खुद ही वर्डिंग सुन सकते हो, जिन्होंने सर के साथ इस पूरे कोर्स को किया, एंड उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था, एंड वो क्यों, उन्होंने खुद क्यों किया, एंड वो आपको क्यों कहना चाहते हैं कि आप भी करिए। यस कीर्ति सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप अगर प्लीज 2 मिनट लेकर के एक बार सभी स्टूडेंट्स के बारे में के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग है।
मेरे तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि सर का जो क्लास था एकदम जबरदस्त था। मैं तो न्यूमरोलॉजी में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन सर जिस तरीके से पढ़ा रहे थे और सिखा रहे थे, कोई भी बच्चा, एक ले पर्सन भी वो समझ पाएगा। तो इसको कैरियर भी बना सकता है इसमें। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूँ सर आगे अगर उसमें कुछ बढ़ने के लिए और भी कुछ कोर्स देंगे तो मैं जरूर करूँगा। न्यूमरोलॉजी कोर्स में चैतन्य सर के जैसा कोई दूसरा मेरे को नहीं लग रहा है इतना अच्छा से डाउट क्लियर कर सकता है, पढ़ा सकता है। सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक थैंक यू, यू सो आपको मच देख के प्रमोद सर। अच्छा लग रहा है। प्रमोद सर, आप शायद लास्ट ही बैच में थे हमारे, जो जी अभी जी जी। खत्म हुआ है। थैंक यू सो मच सर, प्रमोद सर। थैंक यू। ओके। एंड साथ ही साथ अभी, अच्छा, सोनल मैम ने भी हमारे साथ कंप्लीट किया हुआ है। सोनल मैम एंड कीर्ति सर को मैं एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा। अगर आपके पास 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम हो, एक बार आप अपना सर के साथ, सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। यस, आई थिंक फिर कुछ उसके बाद स्टूडेंट्स हम, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो 2 मिनट में हम अपने पहले बोनस सेशंस को स्टार्ट करेंगे और फिर यस उसके सर। बाद में हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप लिंक चाहिए तो रिलीज कर दीजिएगा इन पैरेलल, बीच बीच में वो चाहे तो यस डायरेक्ट पे कर सकते हैं। यस यस। कीर्ति सर एंड सोनल मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। एक बार आप भी अपनी लास्ट जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। Very good evening to Sir, an excellent mentor. जो नंबर्स में उन्होंने जो आई ओपन करी है मेरी पर्टिकुलरली, एंड द ग्रुप, मैं उस ग्रुप के अंदर हूँ जहाँ पे लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सर को अप्रिशिएट करते हैं। सर की जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो इतनी डिटेल्ड और इमर्सिव है कि आपने अगर जो कोर्स ज्वाइन किया है तो आप कुछ सीख के ही बाहर निकलोगे, बिना सीखे आप निकल नहीं सकते हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड सो आई मच थिंक सर। अगेन मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि इट इज ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और कंट्रीब्यूशन, आई थिंक कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ बट आपने उसमें कंट्रीब्यूट ज्यादा किया है, बिकॉज यू हैव टेकन दैट पेन फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एंड यू हैव डेडिकेटेड इनफ टाइम फॉर लर्निंग। सो आई थिंक मैं आप सबको ब्लेसिंग्स देते हुए कि यस, ये तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, आपकी जर्नी की नई सर मुझे शुरुआत हुई कुछ है। और भी ऐड करना था। जी जी यस बिल्कुल। जो एक बार नंबर तो सीख लिया, लेकिन जो रेमेडी इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी डिटेल्ड, करेक्टली और सिस्टमैटिकली आपने जो समझाई है, और अगर जो कोर्स अटेंड करते वक्त और जो रिकॉर्डिंग्स वापस सुनते वक्त वो ऐसे जहन में बैठ जाती है, ऐसे माइंड में बैठ जाती है कि कहीं आई थिंक सर का स्क्रीन थोड़ा हैंग हो गया लगता है। एक यस तो आई थिंक सर। लाइव रिकॉर्डिंग अटेंड कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर रिकॉर्डिंग से आपका रिवीजन हो जाता है, फिर और एक बार करेंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि कोई इन चीजों को भूल नहीं सकता है। So nice of you, sir. Kind of so kind to share. Thank you very much for sharing such kind words. And मुझे ये लगता है कि आप सब डेफिनेटली कुछ अचीव करोगे ही करोगे इस कोर्स से। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आई नो कि अभी तो बहुत ही जस्ट स्टार्ट, अभी तो हमारा कोर्स जस्ट कंप्लीट ही हुआ है, आपका डिप्लोमा जो लेवल था आपका, बट जो आपने चेंजेस अपने पे इनकॉर्पोरेट किया है, जो आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, या जो कुछ भी रेमेडीज आपने फॉलो की है, क्या कुछ नोटिसेबल इफेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं आपके ओवरऑल सक्सेस या अपने रिजल्ट्स के अंदर? जस्ट मेरे को एक क्विकली बता दीजिए इसके ऊपर। सर डेफिनेटली मैंने एक चेंज जो अभी स्टार्ट किया है कि मैंने मेरे सारे बैंक अकाउंट नंबर्स चेंज करना चालू कर दिया है, वो प्रोसेस में है। नंबर 2, मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया। नंबर 3, मेरा नेम करेक्शन मैंने आपसे कंसल्ट करके किया था। नंबर 4, मैंने 5 नंबर के लिए या अर्थ एलिमेंट बैलेंस करने के लिए वेरी गुड। क्रिस्टल धारण किया हुआ है, क्रिस्टल बीड। मुझे चेंज आना बाकी है क्योंकि जस्ट मैंने कोर्स कंप्लीट करा है, 2 या 3 दिन हुए हैं। यस यस आई नो। बट आई एम श्योर दैट जो आपने बताया था कि सारे मेरे बैंक अकाउंट्स नेगेटिव, एक भी मेरा बैंक अकाउंट पॉजिटिव नहीं था। और बहुत सारे साल पहले जो मेरा बैंक अकाउंट पॉजिटिव था उसमें पैसे पड़े रहते थे ऐसे
अनलिमिटेड पैसे पड़े रहते थे। और जब से वो बैंक बंद हो गई और दूसरी बैंक में मुझे अकाउंट खोलना पड़ा, सारे मेरे बैंक अकाउंट्स नेगेटिव थे, पैसे बचे ही नहीं सर। अच्छा। या तो मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या कुछ और आ गया, या कुछ और आ गया, और सारा ये नंबर का खेल है। जी। आई अगर एम जो कोई ग्लैड। मैं मेरे पास पूरे एक्सेल में भी है ये एक 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 चीज। इफ यू अलाउ, विदाउट शेयरिंग मोर डिटेल्स, आई वुड जस्ट शो, लाइक टू शो हाउ ईच एंड एवरी नंबर इज प्लीज नेगेटिव प्लीज टू माय दिस। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। यस, तो एक बार सभी स्टूडेंट्स, एक बार कीर्ति सर खुद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं और एक बार बाय एक्सेस द दे टाइम देता हूं सर बाय आपको। द टाइम जब तक कीर्ति जी अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि सभी लोग उनको एक राउंड ऑफ अप्लॉज दें, बिकॉज कितना उन्होंने माइन्यूटली डिटेल में जाके इन चीजों को, अपने नंबर्स को थोड़ा इकट्ठा किया है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, और आप लोगों से भी मैंने कहा था कि जब आप अपने कैलकुलेशंस चेक करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि जो आपके एनिमी हैं वो आपके चारों तरफ हैं। हमारे ऑरा में जब तक पॉजिटिविटी कनेक्ट नहीं होगी तब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो सकती है। और वही आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे नंबर्स के खेल से आप अपने नेगेटिव एनर्जीज को बाहर करके और राइट एनर्जीज को कनेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक दिस इज वन ग्रेट एग्जांपल, एंड आई थिंक बहुत दिनों के बाद किसी ने इतना डिटेल में जाके चीजों को एक्सप्रेस किया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, ब्लेस्ड टू हैव सच गुड स्टूडेंट्स। और कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि मुझे भी अच्छे आप जैसे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। थैंक यू। यस सर, यस। सर आई एम जस्ट, आई मीन, बहुत कुछ मैं दिखा रहा हूँ इधर। देखिएगा कि आपका अकाउंट डिटेल और पासवर्ड वगैरह ना पता चल जाए सबको। तो पासवर्ड नहीं है सर, बट देखिए सर, सारे, वाह। मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कंडक्टर 1 है, और मेरे हर एक बैंक अकाउंट नंबर को आप देख सकते हैं, मैंने तो हर बैंक क्यों ना सर, सॉरी टू इंटरप्ट, बट क्यों ना इसको एज अ केस स्टडी हम सबको एक्सप्रेस करें, और आप एज अ मेरे स्टूडेंट एज अ केस स्टडी ही सबको एक्सप्लेन करिए कि पहले क्या प्रॉब्लम था। और ये तो सबके लर्निंग के लिए भी है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ उनसे कुछ अलग चीज शेयर कर रहे हैं। इट इज अ लर्निंग दैट यू आर शेयरिंग। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो सीखा और इस कैलकुलेशंस में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपकी नंबर्स की एनर्जी कैसे नेगेटिव थी, और फिर आपने कैसे इंप्रूवमेंट किया। आई नो कि अभी जस्ट 3-4 दिन पहले ही आपने ये सब चीजें की है, तो उसमें टाइम तो जरूर लगेगा, बट एटलीस्ट क्लैरिटी मिल जाएगी लोगों को इसके ऊपर। सो प्लीज हैव सम एक्सप्लेनेशन ऑल्सो ऑन दिस व्हाट यू हैव डन। सर, मेरी गाड़ी का नंबर 4327 है। और देखो, 7 नंबर 1 और 6 से टोटल होके 7 नंबर होता है। गाड़ी यूजुअली कोई ड्राइव ही नहीं करता है, हर कर महीने सर्विस में जाती है। अब उसके ऊपर ये स्टिकर्स हमने स्वस्तिक वाले लगाए हैं, विंडशील्ड पे भी लगाए हैं, नंबर प्लेट के सामने भी लगाए हैं। सामने से लड़के ने मुझे बोला है कि सर पापा चलो गाड़ी रीस्टार्ट करते हैं, वरना वो कभी ड्राइव नहीं करता था। वाओ। अ, मेरे सारे आप बैंक अकाउंट्स नंबर देखेंगे तो देखो, 8 नंबर पे क्लोज हो रहे हैं, या 3 and 5 पे हो रहे हैं, या 4 and 7 पे हो रहे हैं, या 3 and 7 पे हो रहे हैं, या 4 and 5 पे। इन किसी अकाउंट में कभी पैसे बचे नहीं। वेरी गुड। अब मैं अब बैंक में जाके उनको ये 2 नंबर मैंने रिक्वेस्ट करे हैं, ऊपर वाले येलो हाईलाइट वाले। और एक नंबर 5 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एक नंबर 5 5 से स्टार्ट हो रहा है, जिसका एंड रिजल्ट 6 आ रहा है। इनपुट राइट। नंबर 5 1 है, 5 5 है, और एक का एंड रिजल्ट 6 आ रहा है, और दूसरे का 1 आ रहा है। वेरी सारी गुड। चीजें मैं 1 5 6 3 पे करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। मोबाइल नंबर मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। आई वॉज यूजिंग अ नेगेटिव नंबर। आई वॉज यूजिंग दिस नंबर विच वॉज अगेन 4 and 3। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से, आप लोगों को दिखेगा। नाउ आई हैव चेंज माई मोबाइल नंबर टू 5 5, विच इज गिविंग मी एन एंड रिजल्ट ऑफ 1। एक्सीलेंट। तो ये सबको बताइए कि आपके देखिए नंबर 7 पे आपका मोबाइल नंबर भी बाय कोइंसिडेंस है। आपका जो कार का नंबर है बाय कोइंसिडेंस आई थिंक वो भी 7 पे था, या आई थिंक कोई और एक नंबर आपने कहा था, अकाउंट नंबर आपका 7 पे जा रहा है। सो जो नंबर आपके लिए नॉन रिक्वायर्ड नंबर यानी कि अनफेवरेबल बोला जाएगा, उसी पे इनके सारे नंबर जो जाके बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो रहे थे। और इसी कारण से इन्हें जब घर में गाड़ी होने के बावजूद भी गाड़ी जो है वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ी पार्क्ड है। तो उससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं वो गाड़ी में जो इन्वेस्टमेंट गया है वो इन्वेस्टमेंट उनका उस लेवल पे, तो जिस कारण से गाड़ी आदमी खरीदता है उसको उस लेवल पे यूज नहीं कर पा रहा है।
सो इनके अकाउंट नंबर जो है वो भी जो है, जिसमें इनका बैंक बैलेंस जो है जैसा चाहिए वैसा नहीं टिक पा रहा है। सो ये सारी चीजें जो है इज गिविंग अस सम काइंड ऑफ स्लो रिजल्ट। और आप लोग को मैं एक और चीज बताता हूँ, हमें ये नहीं कहना है कि हमने उसको चेंज कर दिया, हमें ये कहना चाहिए हमें हमने उसको एक न्यूमरोलॉजिकल पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक्टिवेट कर दिया। सो वाइल यू आर गोइंग टू चेंज इट, बट हम बोलते वक्त हम उसको ये कहेंगे एक बैलेंस करने की टेस्ट कोशिश करेंगे। करी है सर, राइटली आई वुड से आई हैव ट्राइड टू बैलेंस। राइट, एब्सोल्युटली, दिस इज द राइट थिंग। सो यूनिवर्स से आपको राइट उसका मैसेज जो है वो एक पॉजिटिव फॉर्म में क्रिएट होगा कि आपने उसकी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव बनाया है, दैट वे। जी हाँ, आप कंटिन्यू कर लीजिए, बिकॉज ये इट्स अ सर गुड मेरा एग्जांपल। लोशू ग्रिड है। और मेरा लोशू ग्रिड यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। जी मैं लग्जरी सेल्स में हूँ। मैंने मेरा नाम की टोटल मैंने 6 पे करी है। कीर्ति कुमार देसाई यूज कर रहा था, या कीर्ति कुमार जी देसाई यूज कर रहा था। अभी मैं वो सबकी टोटल करके सिर्फ कीर्ति देसाई यूज कर रहा हूँ, which is associated with my profession, which is luxury sales. I'm into very premium इफ आई luxury sales. इफ आई एम करेक्ट सर, आपने शायद हमारी डिस्कशन शायद क्लास के अंदर भी हुई थी, यू आर इनटू यस हाई एंड लग्जरी फर्नीचर्स और समथिंग लाइक दैट, राइट? Yes, sir. Yes, यस sir. हाँ हाँ, ओके, चलो मेरी मेमोरी And ठीक है। I am changing into ये 5-5 नंबर लेने के बाद मुझे वाटर इंडस्ट्री से बहुत ही प्रीमियम लग्जरी उस आवाज सर की लगती है। आई थिंक हाँ यस सर आई थिंक फिर से I mean, got this offer on the own without even asking for it, and it is associated with the aquatic industry. ओके, So 5-5 is again, giving it connects us to the water industry. I remember going through the sessions of yours where you have mentioned that. ट्रू ट्रू, So एक्सीलेंट। again, one can see in my Lushu grid, I have a missing earth element totally out over there, 258. And you had suggested the bracelet, a green writing pen, and a green handkerchief. यस, और अभी आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल ही गया है, तो आई थिंक आपने अपना फीस तो रिकवर कर ही लिया है उससे कहीं ना कहीं किसी तरह से। सर मैं आपका स्टूडेंट बनना चाहूंगा, आपसे आपके साथ में मिलके काम करना चाहूंगा, बिकॉज आई नो दैट आई हैव द पोटेंशियल, आई हैव द कैलिबर, आई एम वेरी वर्सेटाइल इन वॉट एवर आई डू, नो डाउट अबाउट इट सर, एब्सोल्युटली। and because my number being 4 and conductor being 1 gives me that natural this, but I didn't know how to implement everything. तो ये जो मेरी नॉलेज है, मैं दूसरों को भी मैं यूज करने के लिए चाहूंगा कि ये यूज होवे, मैं लोगों को राइट मोड पे ले आऊं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर, आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आई थिंक दिस वाज अ रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग व्हिच आई कैन कॉल इट। और आपने जो भी अभी कुछ कुछ ही दिन हुए हैं सर को अपने कोर्स को कंप्लीट किए हुए, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी लाइव एग्जांपल जो अभी हमने दिया है सबको। और दिस केम जस्ट फ्रॉम आवर फीडबैक, हमने कोई प्लान नहीं किया था इन चीजों को। एंड सर या सर ने मेहनत तो करी है, उसके साथ साथ मैं ये हैरान हो गया कि सर ने अभी जस्ट कोर्स कंप्लीट किया है कुछ दिन पहले, एंड सर ने कितने नाइसली एक्सप्लेन किया है पूरी ऑडियंस को। आई थिंक 200 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा कि सर ने कहाँ का क्यों चेंजेस करे हैं। एंड जो स्टूडेंट बोले कि हमें अकॉर्डिंग ओनली 7 पर अलाइन करें, नहीं, सर ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन नंबर्स को अलाइन किया हुआ है। एंड सर एक बात कीर्ति सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर यही चीज आप बार बार किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कंसल्टेंसी करवाने जाते कि मेरी बैंक नंबर क्या होना चाहिए, मेरा गाड़ी का नंबर मैं क्या चेंज करूं, तो वहां पर आप सर कितना अमाउंट पे कर देते अभी तक? अमाउंट तो सेकेंडरी होता, बट इस यस सर। तरह की एनर्जी बैलेंसिंग, इस तरह के
जो हम जो न्यूमरो कर सकती है वो एस्ट्रो नहीं कर पाती है। थैंक यू सो मच। Yes, I would rightly. say it this way, that whatever possibilities are there in numero are not possible in any other science. आई थिंक सर कल हमारे सर कोई स्टूडेंट थे जिन्होंने जिनके लिए हमने आज एक स्पेशल सेशन और रखा हुआ है कि क्यों एस्ट्रोलॉजी से बेटर है न्यूमरोलॉजी। आई थिंक अगर वो अभी इस सेशन में है तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपने कल मैं अपनी थोड़ा ऐड करूंगा इधर, अगर जो मैं किसी पंडित के पास या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता तो वो सबसे पहले मुझे बोलता कि मैं अमावस्या बॉर्न हूँ तो ये अमावस्या की पूजा करनी पड़ेगी। वो यस, श्यामलाल सर थे। श्यामलाल सर आई थिंक आपने खुद सुन लिए होंगे कीर्ति सर के जो वर्डिंग्स उन्होंने बताई है कि एस्ट्रोलॉजी से कितना ज्यादा डिफरेंट है न्यूमरोलॉजी, एंड क्यों न्यूमरोलॉजी हम सभी को आगे लेकर जानी चाहिए। के फिर एक मुझे है ना महंगा सा हीरा या डायमंड या ऐसा 30-40 हजार वाला स्टोन पहनने बोलता, जिसकी मेरे पास अफोर्डेबिलिटी होने के बावजूद भी मैं 2 बार सोचता कि ये मैं करूं या ना करूं। मैं बिल्कुल थोड़ा सर। डिटेल्ड में जा रहा हूं क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। मुझे किसी ने बोला आपको 7.5 कैरेट का पोखराज पहनना है, और उसकी जब मैंने वैल्यू निकाली तो उसकी वैल्यू करीब 1.25 लाख रुपए की आ रही थी। तो वो इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे सिलोन ही पहनना चाहिए और उसकी ही शॉप से खरीदना है। तो ये हो सकता है, बट जो यहाँ की रेमेडी इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इस लेवल का खर्चा नहीं है, जबकि सारी चीजें बैलेंस हो सकती है। बिल्कुल सर। Thank you so much, sir, for सर, your वुड यू लाइक टू detail. करेक्ट मी इफ एनीवेयर आई एम गोइंग रॉन्ग? नहीं, I will not correct you because I think you are following the right footsteps और आपने right numbers। वो मैं जब आप मुझे explain कर रहे थे तब मैं वही check कर रहा था कि आपने अपनी date of birth के according जो चीजें हैं वो rightly balance की है कि नहीं, right numbers के साथ उन्हें align किया है कि नहीं। और मैंने वही देखा कि आपने अपने मोबाइल नंबर को एक सर्टेन नंबर पे बैलेंस किया हुआ है, जहाँ पर 1 भी है, 6 भी है। आपने अपने नाम को भी एक अलग नंबर पे बैलेंस किया है। बैंक अकाउंट नंबर्स भी आपने सही करेक्टली बैलेंस किया हुआ है। सो आपने अपने मैजिकल नंबर्स के अकॉर्डिंग इन चीजों को प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज ओनली लेफ्ट इज योर इंडिविजुअल रेमेडी जो आपको कंटिन्यू रखनी है, प्लस आपको इन्हें राइट तरीके से बिलीफ सिस्टम को एक्टिव रखते हुए इसको फॉलो करते रहना है। एंड आई कैन सी एब्सोल्युटली दैट सर। यू सर विल मैं कंटिन्यू वेट कर टू रहा ग्रो। हूँ 20th को, जब अमावस्या पूरी होती है। बाकी की चीजें मैंने जमा करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। मैं वेट कर रहा हूँ कि 21st कब आवे और मैं हर एक जो चीज है उसको इम्प्लीमेंट करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। राइट। Thank you, sir, तो and we will be in touch. And absolutely wishing you all the best for your success and for success in everything. All the best, sir. थैंक Thank यू you. वेरी मच। Thank you. तो इस बीच गुड में डे ना, टू ऑल माय फ्रेंड्स योर। थैंक यू सो मच थैंक सर यू फॉर सो योर मच। टाइम। थैंक यू। इस बीच में एक चैट पे क्वेश्चन आया था, न्यूमरो इज नॉट एक्सपेंसिव। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसके साथ एक और क्वेश्चन किसी ने चैट पे पूछा। आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास। और सो ये क्वेश्चन ये था कि एक सेकंड में वो क्वेश्चन जरा सुनना चाहता हूँ। समथिंग रिलेटेड टू डेस्टिनी ही था ये क्वेश्चन। So is numerology possible to will numerology help to change the destiny or karma through? Okay, so the question is here, is it that we can change karmas through numerology? अब मैं आप लोगों को इसका ब्रीफ बता देता हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं कि कर्मास यानी कि हम अपनी डेस्टिनी को कैसे अलाइन कर सकते हैं, तो अगर आपको यूनिवर्स ने चुना है कि आपको नंबर्स या न्यूमरोलॉजी सीखना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को यूनिवर्स की कोड के अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग आप अपने आप को अपनी डेस्टिनी को अलाइन कर सकते हो। तो इसके पीछे बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब हम कहीं पर आए हैं, जैसे आप यहाँ पर इस कोर्स को अटेंड कर रहे हैं, सो ये यूनिवर्स का बुलावा है कि आपकी जर्नी की चेंज ओवर जो है या इम्प्रूवमेंट जो है वो इस कोर्स के जरिए होगी। जैसे भी कीर्ति जी का एग्जांपल हमने लिया, तो उन्होंने अपने लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस करी जो उनके कर्मा को अलाइन भी करेगा और प्लस साथ में उनकी डेस्टिनी को शेप अप भी करेगा।
तो आपको उन चीजों को अपने ऊपर अपनाना पड़ेगा, अपने ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हम कहते हैं ना कि क्या हम अपनी प्रारब्ध को चेंज कर सकते हैं, तो हमारी प्रारब्ध चेंज करने के लिए भी हमारी डेस्टिनी ने चीजों को डिफाइन करी हुई है, तो उसके जरिए ही होगा। और जब वो आप उसको फॉलो करोगे, पालन करोगे, तभी जाके वो चीजें आपके साथ घटेंगी और आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कहने का मतलब ये है कि यस, इफ इन वन वर्ड इफ आई और वन लाइन इफ आई हैव टू से, कि विद द राइट प्रैक्टिस ऑफ न्यूमरोलॉजी यू कैन शेप योर डेस्टिनी। आई कैन नॉट से कि चेंज योर डेस्टिनी, बट शेप योर डेस्टिनी। आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेसिव बना सकते हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हो, सक्सेसफुल बना सकते हो। सो यस, दीज आर पॉसिबल रीजंस, क्योंकि हम उसके अंदर हम नेचर के साथ में मिलके उसका रेमेडीज करते हैं। और जो रेमेडीज और हमारे सराउंडिंग के जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटीज जो हमें अडॉप्ट करना है, उनको अडॉप्ट करने के बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि थ्रू नंबर्स यू कैन एक्चुअली अलाइन योर डेस्टिनी। आई एम नॉट सेइंग कि चेंज योर डेस्टिनी, अलाइन योर डेस्टिनी। ठीक है। Yes, sir. सो एक बार सभी लोग कीर्ति जी को धन्यवाद देते हुए लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एंड इन द मीन टाइम मैं चाहूंगा कि सुमित आप सभी को एक बार बता दीजिएगा चैट पे जो भी लिंक है, एंड लेट मी स्टार्ट Yes, द sir. सेशन इन द मीन Yes, टाइम। और session start- इससे राइट, पहले हम ऐसा करते हैं सर, एक बार सभी को सिलेबस भी बता देते हैं। एक बार आप सिलेबस एक्सप्लेन कर दीजिए पहले, फिर मैं उसके साथ लिंक फ्लोट कर दूंगा। एंड साथ ही साथ स्टूडेंट्स दे कैन एनरोल इन द बूट कैंप, एंड आप वहीं से ठीक है। सेशन भी आप डायरेक्टली वो डिप्लोमा कंटिन्यू। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 छोड़ के ना डायरेक्टली आप ओवरऑल सिलेबस पे ही आप आ जाइए। तो एवरी मैं आप सभी शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है सुमित, स्क्रीन प्रेजेंट आई थिंक नेटवर्क इशू है। देयर इज अ नेटवर्क इशू आई गेस। आई थिंक सुमित की आवाज एको हो रही है। सुमित, आर यू देयर? सुमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? आप सबको सुमित की आवाज सुनाई दे रही है? बिकॉज मुझे तो नहीं दे रही है। आई डोंट नो, मेरे एंड पे नेटवर्क तो इशू नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think यस, नाउ I'm यू आर ऑडिबल। back right now. I think I'm back right now. I think अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी सर। हाँ जी। Yes, yes. Now I'm visible too. एक बार मैं सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एंड एक बार आप सर प्लीज एक्सप्लेन सभी सिलेबस। ओके। आप
ऑल राइट, सो क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार सब लोग कंफर्म कर दीजिए। लेट मी स्टार्ट दिस सेशन नाउ एंड मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। मैं आप सब में से जिन जिन लोगों को सेशन को एनरोल करना है, आप सबको लिए मैं टाइम दे दूंगा। आफ्टर दिस सेशन कंप्लीट्स, लिंक हम आपके चैट पर पोस्ट कर देंगे एंड आई विल एक्सप्लेन यू द एंटायर टॉपिक इन डिटेल आफ्टर वी कंप्लीट द बोनस टॉपिक। सो सबसे पहले और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आई वांट टू एक्सप्लेन एवरीबॉडी, द मैजिक ऑफ नंबर्स के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर, किस आई थिंक सुमित मुझे कंटिन्यू रखने दो बिकॉज आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है आपके एंड से। सो मैं ये कह रहा था कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी के अंदर, यस आई थिंक सुमित आपका नेटवर्क इशू है, प्लीज लेट मी स्पीक। सो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूं ये रिलेटेड टू है हमारे नेम करेक्शन या नेम बैलेंसिंग। हालांकि आप सबको मैं बता दूं कि नेम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ डिटेल टॉपिक। सो जो सबसे पहला पार्ट है वो है आज जो हम बात करेंगे, विच इज रिलेटेड टू नेम बैलेंसिंग। जब हम नेम बैलेंसिंग की बात करते हैं तो नेम बैलेंसिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम नेम को पूरी तरह से बदल दें या कंप्लीटली उसको चेंज कर दें। इसीलिए मैक्सिमम न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं उनको जब कोई न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलता है तो वो यही चीज कहता है कि आपकी नेम के कैलकुलेशन से पता चलता है कि आपका नेम जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आपके नेम को चेंज करना पड़ेगा। द मोमेंट यू से नेम चेंज, सामने वाला जो है डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि आपके बोलने से तो सामने वाले को यही इंटरप्रेट होगा कि आप राम को श्याम करने जा रहे हो और गीता को सीता करने जा रहे हो। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी लर्निंग का कि हम कभी भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में नेम को चेंज नहीं करते हैं, हम नेम को बैलेंस करते हैं। और ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग का। मतलब यह है कि हम राम के नाम के स्पेलिंग में हम या तो उसको RRRAM करते हैं या RAAM करते हैं या RAMA भी कुछ लोग करते हैं या RAMM कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हमें नाम की एनर्जी को बैलेंस करना है, उसके नंबर की एनर्जी को बैलेंस करना है, ना कि हमें पूरी तरह से राम को श्याम और श्याम को घनश्याम बनाना है। सो नाम के अंदर की एनर्जी को करेक्ट करने के लिए हमें मिनिमम से मिनिमम लेटर्स के साथ में उनकी करेक्शंस और उनकी हमें बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। और इसीलिए जब नेम की करेक्शन होती है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि इसे बैलेंस कैसे किया जाए। हालांकि ये चीजें थोड़ी प्रैक्टिस करने से आती है और हर एक पर्टिकुलर नंबर का कनेक्शन किसी ना किसी लेटर के साथ जुड़ता है। सो जब यहाँ पर किसी ना किसी लेटर के साथ इसका कनेक्शन जुड़ेगा तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि कौन सा नंबर कौन सी लेटर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में 1 से लेके 9 नंबर्स हैं। सबसे पहले अगर हम नंबर 1 की बात करेंगे तो नंबर 1 का लेटर है AIJQY। नंबर 2 का जो नंबर है वो है BKR, सो दिस इज I। नंबर 3 का जो है, सॉरी मैंने 3 मिस कर दिया, ओ माय गॉड, 1 सेकेंड, कोई बात नहीं, जस्ट 1 मिनट। तो इसका मतलब है कि आप लोग का फोकस है, आप लोग देख रहे हो मैंने कौन सा नंबर मिस किया है। 4 5 6 7 8 एंड 9। ऑलराइट, 3 का है CGLS, 4 is DMT, 5 is EHXN, UVW, OZPF। ए का जो है वो AIJQY है। और अगर हम बात करेंगे नंबर 9 का, तो 9 का कोई भी
नंबर जो है नहीं है। अब इसमें दो तीन चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। जो ये मेथड है, ये पर्टिकुलर मेथड रिप्रेजेंट करता है शाल्डियन, जिसको हम कहते हैं कीरो मेथड। कीरो जिसको हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा गया है, और जितनी भी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस की जाती है, जहां जहां पर भी वर्ल्ड वाइड न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कीरो के मेथड को ही 95% से ज्यादा लोग यूज करते हैं। विच मीन्स कि 100 लोशु ग्रिड्स, 100 डेट ऑफ बर्थ अगर करेक्ट होती है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो उनमें से 95% लोग या 95 डेट ऑफ बर्थ जो है कीरो मेथड को फॉलो किया जाता है। कीरो को हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। दैट इज रूल नंबर 1। दूसरी चीज, जैसे कि अभी सर ने भी बताया, कीर्ति जी ने भी बताया कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही उसका मेजरमेंट किया जा सकता है, कैलकुलेशंस की जा सकती है, या उनकी रीडिंग और प्रिडिक्शंस की जा सकती है। उसी में नेम एक पार्ट है कि जब हम कहीं पर किसी के नेम की एनालिसिस करते हैं, सो बिना नेम के किसी की रीडिंग और किसी की प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं हो सकती है। किसी पर्सन की अगर हमें राइट रीडिंग और उसको राइट सोल्यूशन देना है, तो नेम उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसीलिए न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करने के पीछे का रीजन भी यही है कि नेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर शायद नेम का पार्ट नहीं होता या नेम की कैलकुलेशन नहीं होती न्यूमरोलॉजी में, तो फिर हो सकता है कि कभी न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के अनुसार उसके रीडिंग्स, उसकी प्रिडिक्शंस, उसकी कैलकुलेशंस जो है वो करी जाती है और लोग करते हैं। और इसीलिए लोशु, या जब हम किसी भी शास्त्र की बात करते हैं, नंबर शास्त्र की बात करते हैं, तो शायद जो एक्सपर्ट जिन्होंने भी, अगर हम लोशु की बात करें या शेल्डिन की बात करें या पाइथागोरन की बात करें, तो इन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च इसीलिए सबसे ज्यादा किया है क्योंकि नेम के ऊपर कहीं पर भी किसी और शास्त्र के जरिए उसकी कैलकुलेशन नहीं बनाई गई थी। और इसीलिए सिर्फ न्यूमरोलॉजी का ही कनेक्शन बनता है नेम की रीडिंग से और नेम की प्रिडिक्शन। अब ये शास्त्र इतना पावरफुल क्यों है, या मैं ऐसा कहूं कि जो कीरो मेथड है वो इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है, क्योंकि हम किसी की नेम की रीडिंग से किसी की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ की जरूरत भी नहीं पड़ती है। और बिना डेट ऑफ बर्थ के अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं, तो यस, एक तो तरीका होता है आपका बिना डेट ऑफ बर्थ के मेथड से करना उसका, दूसरा आपकी नेम से भी कई सारी चीजों के बारे में उसका प्रिडिक्शन क्रिएट होता है। जब हम नेम की टोटल करते हैं, तो नेम की टोटल की एनर्जी वो बताती है कि आपकी लाइफ में कौन किस तरह का प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होगे। विच मीन्स कि आपकी नेम बताती है कि आपके नाम के जरिए आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, आप रिलेशनशिप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप करियर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप एंजाइटी या डिप्रेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या एनी अदर प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। विच मीन्स के नाम की एक्यूरेसी इस लेवल पे है, क्योंकि नाम तो चेंज नहीं है, नाम तो गलत नहीं है, नाम में कोई इफ एंड बट नहीं है कि नहीं ये मेरा नाम नहीं है, कोई तो नहीं कहेगा नहीं नहीं मेरा नाम नहीं है। तो आपकी नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों ही चीजें मिलती हैं, और इसको मैं मिटाना चाहूंगा यहाँ पर। तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ से और आपके नेम से एक इवेंट क्रिएट होता है। आपकी नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से एक इवेंट क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं रिजल्ट। और ये रिजल्ट जो है आपके बारे में बताता है, यानी कि उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताता है कि उसको हेल्थ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, फाइनेंस या करियर की प्रॉब्लम है, सक्सेस की प्रॉब्लम है, या ग्रोथ या करियर की प्रॉब्लम है। जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में वो हमें बहुत ही क्लियरली और एक्यूरेटली चीजें बताता है। यहां तक कि रिलेशनशिप की बात भी बताता है कि कहीं आपकी नेम के कारण आपको पर्सनली आपके रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम तो नहीं है। सो यस, ये इसका पावर है कि आप इन चीजों को उस लेवल पे जाके डिटेल में डिकोड कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल में लेके गया हूं, और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे रिसर्च भी किए हैं
मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे रिसर्च से जुड़ा हुआ इसका अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मैंने रिसर्च किया है, शायद अभी आपको सर ने बताया होता, कीर्ति जी ने, बट नेवर माइंड, इसके जरिए हम बता सकते हैं कि लेटर ऑफ न्यू बेबी, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जैसे आपने राशि के नाम पर नाम रखना चाहिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजी में सुना होगा, यस और नो, बट कभी आपने ये नहीं सुना होगा कहीं पर, किसी बुक्स में, कहीं पे किसी किताब में, कि किस लेटर से नाम की शुरुआत होनी चाहिए। आप अपने नाम के अंदर ये करेक्शन नहीं कर सकते हो, मैं अपने नाम के अंदर करेक्शन नहीं कर सकता हूं, मेरा नाम ऑलरेडी सी से स्टार्ट होता है, अब इसके अंदर मेरी चेंजेस नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे नाम मेरे साथ जुड़ चुका है। और एक चीज ये भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी नाम ही बदल दूं तो क्या होगा, हम अपनी नाम बदल सकते हैं, नाम अगर बदल देंगे तो क्या हमारी आइडेंटिटी नहीं बदल जाएगी? जिस नाम के साथ हम इतने सालों से जुड़े हुए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, तो अगर हम इतने सालों से एक नाम के साथ जुड़े हुए हैं और अगर हम उस नाम को पूरी तरह से ड्रॉप कर दें, जब वो ड्रॉप कर देंगे और एक नया नाम आप पूरी तरह से अडॉप्ट करोगे, तो क्या ये आपके लिए वापस से सब कुछ जीरो से स्टार्ट करने जैसा नहीं हो जाएगा? तो उसकी एनर्जी को पाने में आपको इतने साल लग गए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल लग गए। तो इसीलिए आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी हमें पूरी तरह से नाम को जीरो नहीं करना है। हमारी नाम को जीरो करने का मतलब हमारी अस्तित्व को जीरो करना, और इसीलिए कभी भी हम अपनी पूरी नेम को चेंज नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसके लेटर्स को ही सिर्फ अलाइन करते हैं। कितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आप चले जाइए, आपको ये चीज हमेशा कॉमन मिलेगा कि कोई आपको ये रिकमेंड नहीं करेगा कि आप अपना पूरा नाम बदल दो, और ये सब जगह पे कॉमन मिलेगा, हर जगह पे कॉमन मिलेगा। लेकिन ये कोई जल्दी बताने वाला भी नहीं मिलेगा आपको कि किस लेटर से आपको अपनी नेम का शुरुआत करना चाहिए। और मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड है, जैसे बच्चे ने अभी जन्म लिया है, या अगर किसी की उम्र 5 साल के नीचे है, 7 साल के अंदर है, स्कूल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, या जस्ट स्कूल में जाना स्टार्ट हुआ, और अगर आपको लगता है कि उसकी नेम की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, तो उस केस में सिर्फ परमिशन है कि आप उस लड़के का, उस बालक का जो है या बच्ची का जो है नेम जो है पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ स्टार्ट किया है, अभी तो उसकी जर्नी की शुरुआत हुई है। 22-23 साल के बाद में जाके नंबर जो है वो एक्चुअल उसके प्लैनेटरी नंबर्स एक्टिव होते हैं, और तब जाके उसके रिजल्ट जो हैं वो उसके साथ जुड़ते हैं। तो हाँ, ये जरूर है कि हम उसके लेटर को, फर्स्ट लेटर कभी हम किसी का चेंज नहीं कर सकते। बड़ी रेयर केस में ऐसा कोई नाम होगा जिसकी हम लेटर चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्षितिज, KSHITIJ इसकी स्पेलिंग है, रियल स्पेलिंग ये है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लीजिए कि कोई ये कहता है कि इस पर्सन का नाम जो है के से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, कोई और लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अब कोई और का मतलब क्या हुआ कि अगर कोइंसिडेंटली, या अगर उसका लेटर मान लीजिए कि एस से स्टार्ट हो सकता है, तो हम इस केस में हम ये कर सकते हैं कि इनका स्पेलिंग जो है SHITIJ, या जे की जगह पे Z, क्षितिज, ऐसे हम स्पेलिंग डाल सकते थे। वो तो कैलकुलेशन पे निर्भर करेगा कि हमें क्या चेंजेस करनी है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसके जरिए इनका करेक्शन किया जा सकता है, बट 99.99% केसेस में आप अपने फर्स्ट लेटर को करेक्ट नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो एक्टर्स, सेलिब्रिटीज जब अपना नाम करेक्शन करते हैं या जब चेंजेस करते हैं, तो इन्होंने बहुत पहले ही इन चीजों को कर लिया होता है। आप किसी भी एक्टर का ले लीजिए, अक्षय कुमार का ले लीजिए, रजनीकांत का ले लीजिए, राजकुमार या दिलीप कुमार का ले लीजिए, इन्होंने अपने नाम को चेंज करके अपनी नई दुनिया क्रिएट की है। तब जाके उनको उस नाम से 70-80 साल से लोग जानने लगते हैं, और वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। वही मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी पूरी पास्ट को जीरो करना चाहते हो और फिर एक नए नाम की एनर्जी और उसकी राइट नंबर्स की वाइब्रेशन लेके जुड़ना चाहते हो, तो वो एक अलग पार्ट है जो आपकी लाइफ को करेक्ट करेगा और उसके रिजल्ट्स आपको पहुंचाएगा।
सो मेरे कहने का मतलब यह है कि नेम की एनर्जी की वाइब्रेशंस जो हैं वो मैटर करती हैं, और ये भी आपको पता चलेगा कि किस लेटर पे उसकी नाम का शुरुआत होना चाहिए। अब अगर हम सेलिब्रिटी रिलेटेड चीजों की बात करते हैं तो ये बड़ा डिटेल्ड चीज है, इसका बड़ा डिटेल्ड डिस्कशंस है। इन चीजों के ऊपर मैंने बहुत बड़ा केस स्टडी लिया हुआ है, और ये चीज मैंने आपके डिप्लोमा कोर्स के अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के जरिए एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम उन चीजों पे उस लेवल पे नहीं जा सकते, बिकॉज इट इज अ वेरी डिटेल्ड डिप्लोमा लर्निंग, जो आपको बताया जाएगा कि उसका कनेक्शन किस तरह से जुड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जो नाम के साथ की एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो रीजनल स्पेलिंग कैसे किया जाता है, यानी कि किसी पर्सन की स्पेलिंग जो नेम की करेक्शन है उसकी रीजनल स्पेलिंग कैसे क्रिएट की जाती है नेम करेक्शन के साथ। और आपने कई से भी इन चीजों को वीडियो के जरिए भी आपको कोई नहीं सिखाएगा या नहीं कोई बताएगा, क्योंकि मैंने इन चीजों को पेटेंट कराया है। चाहे हम इसकी रीजनल चीजों की बात करें, रीजनल नेम करेक्शन की बात करें, या किस लेटर पे नाम की शुरुआत होनी चाहिए, उसकी क्या वाइब्रेशन होनी चाहिए, इन दोनों ही चीजों को मैंने अपने लर्निंग के रिसर्च के पार्ट जरिए इनको पेटेंट कराया है। और अगर आपको कोई सिखाता है या कोई बताता है तो दैट मीन्स कि वो मेरा ही स्टूडेंट होगा जिसने वो नॉलेज आपके साथ में शेयर किया होगा। तो यस, रीजनल स्पेलिंग करेक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल इन ऑल दिस। अब हम आ जाते हैं फिर से कि ये जो टॉपिक शेल्डियन का जो कनेक्शन है, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो ये नाम का करेक्शन आपने देखा, इसके अंदर नंबर 9 के लिए कोई भी लेटर नहीं है। यस, आप सीख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज सर्टिफिकेशन आपको मेरे से मिलने वाली है। क्लियर? ऑल राइट। सो ये नेम जो नंबर 9 का जो है, यहां पर आपने देखा कि नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक की नंबर लेटर्स के साथ में कनेक्शन आपने जोड़ा, बट 9 नंबर का कोई भी लेटर नहीं था। करेक्ट? अब 9 नंबर का लेटर नहीं होने के पीछे रीजन क्या है? तो जो हम कहते हैं कि 95% से ज्यादा लोग जो है न्यूमरोलॉजी में कीरो मेथड को फॉलो करते हैं, तो शायद कीरो की एक्यूरेसी ही एक रीजन है कि 95% जो है लोग कीरो मेथड को फॉलो करते हैं। और उस एक्यूरेसी के पीछे का रीजन ये है कि 9 को हम कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल नंबर। क्या कहते हैं? अनप्रिडिक्टेबल नंबर। अब अगर अनप्रिडिक्टेबल है, इसका मतलब होता है, मैं आपको प्रिडिक्शन में बताऊंगा कि 9 जब आएगा तो उसका प्रिडिक्शन कैसे होता है। सो अनप्रिडिक्टेबल नंबर कभी बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला और कभी ऑपोजिट रिजल्ट देने वाला, यानी कि उसकी कोई फिक्स्ड प्रिडिक्शन होती नहीं है। कभी कभार वही नंबर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, कभी बहुत, जिसको हम कहते हैं समर सॉल्ट मारना, पलट जाना। तो अगर हम अपने नाम के अंदर की एनर्जी को ऐसे एनर्जी से जोड़ेंगे जो कि हमारे नाम की वाइब्रेशंस को अनप्रिडिक्टेबल बना दे, जो कभी अच्छा और कभी खराब रिजल्ट देने वाला, तो क्या हम इस लेवल का एक्सपेरिमेंट या रिस्क में कहूंगा हम अपने नाम के साथ ले सकते हैं? यस और नो? बताइए मुझे, क्या हम ले सकते हैं? क्या हमें लेना चाहिए कि हम अपनी नाम के साथ में रिस्क जोड़ लें? ऑलरेडी इतने रिस्क कम है कि आपने बिन 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 कैलकुलेशन के आपने अपनी नेम की करेक्शन कर ली और उसको आप ऐसे यूज कर रहे हो, तो वो कुछ कम था कि हम उसके साथ नंबर 9 को जोड़ लें। और शायद इसीलिए कीरो ने इसे सही तरह से डिकोड किया है, और जिसके कारण उन्होंने 9 नंबर का कोई लेटर ही नहीं जोड़ा है, यानी कि उसके लिए कोई लेटर नहीं है, और जिसके वजह से रीडिंग्स और प्रिडिक्शंस जो है वो एक्यूरेट होती हैं। So this is why number 9 doesn't have any kind of letter for name correction. अब मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया और मैंने देखा कि क्या मिलता है मुझे 9 से। अगर मेरा 9 का कनेक्शन अगर हम देखें तो 9 को खाली अनप्रिडिक्टेबल ही नहीं कहा जा सकता है, मैं कहता हूं इसको नॉन एग्जिस्टिंग ऑल्सो। इट इज ऑल्सो नॉन एग्जिस्टिंग। क्यों नॉन एग्जिस्टिंग पता है आपको? उसकी खुद की एनर्जी जो है
जो है वो अपने आप में जो है वो उस लेवल का नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, 1 अगर नंबर है, इस 1 नंबर में अगर आप 9 नंबर टोटल करोगे तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10, जो कि अगेन नंबर 1 बन गया, विच मीन जिस नंबर से आपने उसको टोटल किया था वही नंबर बन गया, इसीलिए उसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है। अब नंबर 1 के जगह पे नंबर 2 + 9 आप करोगे तो 11, और अगेन ये 2 बन गया, विच मीन सेम नंबर जिससे आपने उसको टोटल किया था। सो 9 नंबर के साथ जिस भी नंबर को आप टोटल करेंगे तो वही नंबर बन जाता है, चाहे आप 9 को 9 से टोटल करो तो भी वो वही नंबर बनेगा जिसके साथ आपने टोटल किया, या 9 को 8 से टोटल करो तो भी वही नंबर बनेगा जिसके साथ उसको आपने टोटल किया, विच मीन्स कि उसका खुद का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। डिपेंडेंसी किस पे है? जिसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है। सो वापस से वो एक तरह से समझ लीजिए और डिसॉल्व हो जाता है उसके अंदर, और वही नंबर जिसके साथ उसको जोड़ा था वो बाहर निकल जाता है। सो दैट इज व्हाई 9 डज नॉट होल्ड एनी ग्राउंड एंड वी कंसिडर इट आउट ऑफ द कैलकुलेशन। अब जब नेम कैलकुलेशन की बात होती है, चलिए तो मैं एक आपको नाम का करेक्शन भी करके बताता हूं। सबसे पहले देखिए कि इसके ये टॉपिक बहुत बड़ा है। आई थिंक अगर आप कीर्ति जी से पूछते तो वो बताते आपको कि 3 से 4 सेशंस लगते हैं इसको टॉपिक को कंप्लीट करने में। कल एक टॉपिक मैंने आपको बताया था नेम, जो नंबर्स की रेपिटेशन के ऊपर, जिसको 3 से 4 सेशन लगते हैं। ये टॉपिक जो है नेम करेक्शन, इसका भी 3 से 4 सेशन लगता है। कुछ चीजों को मैंने आप लोगों को वर्कशॉप में, यस देखिए उन्होंने कहा है 4 सेशन। सो यहाँ कुछ सेशंस को मैंने आपके वर्कशॉप के जरिए भी आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्रेशन नंबर, इंप्रेशन नंबर और सोलर नंबर। आज मैं आप लोग को बताता हूँ कि कैसे नेम की कैलकुलेशंस की जाती है। मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताता हूँ कि मैंने अपने नाम के अंदर जो मैंने करेक्शन किया है, एंड आई थिंक दैट कैन गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग कि कैसे नेम बैलेंसिंग की जाती है। बट हालांकि मैं यही कहता हूँ कि अगर आप सीख रहे हो तो तब तक आप इंप्लीमेंट मत करना जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो, क्योंकि ये सीरियस चीजें हैं। लेट दी एक्सपर्ट डू द टॉकिंग ऑन दिस, और आपको सीखने के बाद ही इन चीजों को खुद पर इंप्लीमेंट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज इसका हाफ अंडरस्टैंडिंग विल गो रॉन्ग अगर आप करेक्ट सही तरह से नहीं करोगे, एंड दिस इज अ वार्निंग फ्रॉम माय साइड। अब देखिए, जब मैंने अपनी नाम की बात करी तो मैंने अपने नाम के अंदर, जब मैं पहले जब अपना नाम स्पेलिंग लिखता था तो ये मेरा स्पेलिंग था, दिस इज माई स्पेलिंग। सी का लेटर है 3, एच का लेटर है 5, ए का लेटर है 1, आई इज 1, टी इज 4, ए इज 1, एन इज 5, वाई इज 1 एंड ए इज 1। इसके बाद 4, 1, 3, 5, 2, 1, ये मेरा स्पेलिंग है। अब जब इसका टोटल करोगे 5, 3, 8, 2, 10, 15, 20, 22, यानी कि ये हो गया 4, और ये हो गया 4, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 15 एंड 1, 16, सो दिस बिकम 7। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है इसमें 4 + 7 टोटल करिए तो ये बनता है 11 एंड दिस बिकम्स 2। इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका अलग है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आगे। सो यहाँ पर देखिए ये नंबर 2 आ रहा है। मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को कंसीडर किया है, और दोनों को कंसीडर करके यहाँ पर मैंने करेक्शंस किए हैं। अब मैंने चेंजेस जो लाई हैं वो क्या लाई हैं? मैंने अपने नाम में देखा कि मेरा नाम जो था, जो प्रॉब्लम्स मेरे नाम से रिलेटेड था, दैट मेरी कहीं ना कहीं मेरे डिसीजंस जो थे वो सही नहीं जा रहे थे। कुछ चीजें जो थी, आई वाज नॉट एबल टू मेक द राइट चॉइसेस इन माय लाइफ। करियर रिलेटेड चीजें जो थी वो राइट शेप अप नहीं हो रही थी, और ये मेरे नाम से जब मैंने सीखा उसके बाद मुझे ये चीजें पता चली कि नाम से तो ये सब चीजें पहले ही पता चल सकती है। और जब नाम से ये सारी चीजें पता हो सकती है तो देन व्हाई कांट वी एक्चुअली लर्न दिस सब्जेक्ट इन मोर डिटेल एंड एक्चुअली मेक आवर लाइफ वेरी सिंप्लीफाइड एंड इजी। मैंने करेक्शन किया, और मेरे करेक्शन करने के बाद मैंने अपने गुरु से भी मैंने इन चीजों को वैलिडेट किया। उन्होंने कहा कि परफेक्टली बैंग ऑन, ऐसे ही करना चाहिए था। मैंने अपने करेक्शन में क्या किया कि मैंने अपने फर्स्ट नेम के अंदर नंबर ए ऐड किया। ए लेटर ऐड करने से नंबर 1 ऐड हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये बन गया नंबर टोटल 23, और 23 से ये बन गया मेरा 5। मैंने इस स्पेलिंग में चेंजेस की, MIS, H को ड्रॉप करके मैंने HS डाल दिया, और इसकी टोटल जो थी ये 5 की जगह पे ये बन गया 3, और यहाँ पर मेरा टोटल बनता है 4 + 1, 5, 5, 3, 8, 9, 10 एंड 11।
सो वन सेकेंड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये बन गया मेरा 14 और ये बन जाएगा नंबर 5। मैंने क्या किया, मेरा जब टोटल किया तो मेरा नंबर मेरे नेम का आ गया नंबर 5, लेकिन जो 5 आया इसके पीछे भी एक मिरेकल है, एक मैजिक है। एक्चुअल में मेरा नंबर 5 पे नहीं आया, एक्चुअल में मेरा नंबर 1 पे नहीं आया, एक्चुअल में मेरा नंबर 37 पे आया, और 37 को कहते हैं ब्लेसिंग नंबर। इसको हम कहते हैं ब्लेसिंग नंबर। क्यों 37 को ब्लेसिंग नंबर कहते हैं? बिकॉज उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप हिंदी और वैदिक में अगर आप जाओगे तो वैदिक में 37 को कहा जाता है ब्लेसिंग नंबर, क्योंकि 3 को लिखते हैं ऐसे और 7 को लिखते हैं ऐसे, और 3 और 7 को जब आप जोड़ते हो तो ये बन जाता है 37, एंड 37 का मतलब होता है ओम। वैदिक शास्त्र में इसको ओम बोला जाता है, और इससे इसका कनेक्शन ऐसा होता है कि अगर आपके नाम में किसी प्रकार का दोष है वो भी खत्म हो जाता है। सो चूंकि आपको मैं शेल्डियन तो सिखा रहा हूँ, बट साथ साथ में जहां पर आपको वैदिक की एनर्जी की जरूरत है उन चीजों को आपको अलग से जाके सीखने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर साथ में ये भी सीखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आप लोगों को। बिल क्लिंटन का अगर आप टोटल करोगे, बिल क्लिंटन का है टोटल, इनकी नाम का अगर आप टोटल करोगे तो इनकी नाम का भी टोटल 37 से 1 आता है। इनकी लाइफ में जब वो प्रेसिडेंट थे तो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। किस लिए फंस गए थे पता है आपको? कंट्रोवर्सी थी कि उनका जो है, उनकी असिस्टेंट जो है मोनिका लेविंस्की उनका नाम था, उनके साथ उनका बहुत कुछ क्लोज रिलेशन होने की वजह से उनका पूरा का पूरा पेपर, डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल चीजें सब कुछ लीक आउट हो गई थी, उनकी ईमेल से लेके हर चीज। एंड द पर्सन कल्प्रिट वाज मोनिका लेविंस्की, जिनके साथ उनका क्लोज रिलेशन था। इनकी नाम की जब मैंने एनर्जी वाइब्रेशन चेक की तो मुझे ऐसे में यूएस के प्रेसिडेंट के साथ में जब इस तरह की चीजें जब लीक आउट हो जाए तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए, उसकी जेल, उसकी प्रेसिडेंटशिप उसको छोड़नी पड़ सकती थी, बट बहुत फ्रीली वो बाहर आ गए। ऐसा हुआ कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और एक नहीं, दूसरा टेन्योर भी उन्होंने अपने 4 साल के बाद दूसरा टेन्योर भी 4 साल का कंप्लीट किया। इन चीजों को जब हमने केस स्टडी में सामने रखा तो पता चला कि इसकी एनर्जी वाइब्रेशंस, आपकी नेम की वाइब्रेशन जो है आपकी लाइफ, तो ये प्रिडिक्शंस का भी पार्ट निकल के आता है कि आपके नाम के अंदर सेल्फ हीलिंग है। तो जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे उसी से खुद उनका नाम ने उसको बाहर निकाला। शायद उनके पास में उनको पता भी नहीं था कि उनकी नाम की एनर्जी उस लेवल पे है। राइट? सो कहने का मतलब यह है कि अब ये जो नंबर की सिलेक्शन होती है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से डिसाइड होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है क्या सिग्नल दे रही है कि आपका नाम कौन से नंबर पे 1 से लेके 9 पर होना चाहिए। और सिर्फ नाम ही नहीं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज योर फर्स्ट नेम। तो आपका फर्स्ट नेम भी और आपका ओवरऑल नेम भी, आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने अपने नाम की करेक्शन करी, कुछ एक्सपर्ट्स, आप में से जो लोग थोड़े बहुत वीडियो देख के सीखने वाले एक्सपर्ट हैं, तो जो फ्री में यूट्यूब और इधर उधर वीडियो देख के जो लोगों, आप में से जिन लोगों ने सीखा होगा, वो ये सोचेगा कि चलो ठीक है नाम को करेक्शन करना है तो यहाँ वहां कहीं से भी कर लो। बट आपने ये नहीं ऑब्जर्व किया कि मैंने अपने फर्स्ट नेम के अंदर भी करेक्शन किया है और मैंने अपने ओवरऑल नेम के अंदर भी करेक्शन किया है। ये उसकी राइट सेंस ऑफ अर्जेंसी है जो आपको करेक्ट करना है। ठीक है? सो विच मीन्स कि आपको नेम न्यूमरोलॉजी के जरिए ये सीखने को मिलेगा कि एक्चुअल में आपको बटन कहाँ दबाना है, आपको करेक्शन करना किस तरफ है। फर्स्ट नेम में करेक्शन करना है या लास्ट नेम में करेक्शन करना है या ओवरऑल में करेक्शन करना है, इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज नहीं होता है। उसके साथ में चाहे जो दुनिया चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट ओनली एंड ओनली। तो जो लोग, अब मैं आपसे एक बार पूछना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जो सीख रहे हैं, अभी तो आप स्टूडेंट ही हो, मेरे एक्सपर्ट तो बने नहीं हो सकता है आप मेरे से उम्र में ज्यादा हो। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है जिन लोगों ने अभी तक कोई यूट्यूब पे वीडियो देख के, मैं आप लोगों को एक बहुत बहुत अच्छा एडवाइस देता हूँ। आप न्यूमरोलॉजी सीखे मेरे से, नहीं सीखे वो आपका कॉल है, लेकिन
अगर आपने एक्सपर्ट के जरिए न्यूमरोलॉजी से अपनी नेम करेक्शन नहीं कराई है, मैंने ऐसे एक्सपर्ट, आई डोंट से कि एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट, बिकॉज इसमें कम से कम कुछ अनुभव, तजुर्बा, राइट, लॉजिक, सब कुछ चीजें, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो नेम के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, जो मैटर करती है। सो अगर आपने कहीं पर किसी यूट्यूब पर खास करके सोशल मीडिया पे वीडियोस देख के, फ्री के रील्स देख के, अगर आपने अपने नेम के अंदर कोई भी करेक्शंस या चेंजेस करी हैं, आप चाहें तो न्यूमरोलॉजी सीखे ना सीखे, दैट इज स्टिल ओके, आई वुड से। बट कम से कम आपको इतना जरूर करना है कि आपका जो ओरिजिनल स्पेलिंग है उस पे वापस चले जाइए। कम से कम इतना करिए कि आप अपनी ओरिजिनल स्पेलिंग पे वापस चले जाइए। कम से कम वो जो है आपके लिए फिर भी ओके रहेगा मेरे हिसाब से, अनलेस एंड अनटिल यू आर 100% श्योर कि जो आपने करेक्शन किया है वो सही किया है। यू शुड नॉट डू एनी चेंजेस इन योर करेक्शन और योर स्पेलिंग ऑफ योर नेम टिल द टाइम यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द एक्सपर्ट। आप उपाय चाहे कुछ भी कर लीजिए, एक्स्ट्रा कम ज्यादा वो चल जाएगा, बट नेम के अंदर तभी करेक्शन करिएगा जब आपको एक राइट करेक्शन आपका कोई एक्सपर्ट। आजकल गूगल पे आप जाओगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम का, कोई भी सर दर्द से लेके, पैर दर्द से लेके, पेट दर्द से लेके, हर चीज की ना दवाई आपको मिल जाएगी। यस और नो? एग्जैक्ट मिल जाएगा, कितने टाइम कब खाना है, ऑल दैट। बट आपको फिर भी, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को प्रॉब्लम बताते हैं, डॉक्टर हमें सजेशन देता है, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, और फिर उसके बाद में हम जाके दवाई खाते हैं, कितनी बार खाना है। फिर डॉक्टर ये भी कहता है कि आपको वापस आना है एक बार चेक कराने। करेक्ट? तो डॉक्टरों की दुकान तो बंद हो जानी चाहिए थी अभी तक। वो अगर करोड़ों रुपया खर्चा करके डॉक्टर बन ही रहे हैं तो फिर वो नहीं होना चाहिए, उनको भी पता है। जब रोबोट ही किसी की सर्जरी करता है, रोबोटिक बोल के लोग सर्जरी कराते हैं, तो लोग डॉक्टर की, सर्जन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर को मशीन पे खड़ा, मतलब अगर कोई लेट जाए और फिर मशीन जो है उसको ऑपरेट कर दे तो काम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि एन एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। वी कैन नॉट बिकम एक्सपर्ट अनलेस वी लर्न टू बिकम एक्सपर्ट। तो सीखना जरूरी है, बट ये चीजें जब भी कोई फ्री में आपको वीडियो, यूट्यूब, सोशल मीडिया, जब भी कहीं मिलेगा। एआई की जो बात आप कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, एआई भी ह्यूमन से ही बनता है, उसमें इंसान नई चीजें डाली है। एआई का मतलब ये है कि आपने जो इनपुट फीड किया है वही आउटपुट बन के आएगा। मैं अपनी लैंग्वेज में इनपुट आउटपुट कहता हूं कि एआई में जो आपने डेटा डाला है, जो आप अपने दिमाग में डेटा डालोगे, अगर आपका दिमाग एआई है तो वही जो सीखा है वही आपके बाहर आपके निकलेगा ना दिमाग में से, है कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी है कि, एंड आपने जब भी कोई एआई पे कोई कोई अगर आपने टास्क डाला होगा, तो नीचे कभी भी पढ़ा है आपने क्या लिखा रहता है? द आउटकम में बी रॉन्ग ऑल्सो, कुछ तो लिख के आता है एक लाइन कि इट इज नॉट 100% रिलायबल एंड प्लीज रीवैलिडेट योर इंफॉर्मेशन। जो भी मिला है वो इनको रीवैलिडेट करो, विच मीन्स वो क्लियरली बोल रहा है कि भाई मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हूं। सो ये सारी चीजें जो हैं, आप कई बार, हमें लकीर का फकीर नहीं बन जाना चाहिए चीजों को समझ के। सो कहने का मतलब है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर बिफोर यू डू एनी करेक्शन इन योर स्पेलिंग। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि हमें किस जगह पे करेक्शन करने की जरूरत है। सर का दर्द है तो पैर की दवाई नहीं खा सकते हैं, विच मीन्स के फर्स्ट नेम के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो हमें ओवरऑल नेम का करेक्शन करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। या अगर हमारे को ओवरऑल नेम में अगर करेक्ट प्रॉब्लम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम के करेक्शन करने से वो प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपने उसके कारण फर्स्ट नेम भी बिगाड़ दिया। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट्स अ सीरियस प्रोफेशन। जो पायलट के जो जो कॉकपिट होता है, जहाँ पे प्लेन उड़ती है, उसमें कॉकपिट के बाहर लिखा होता है दरवाजे पे पायलट के फ्लाइंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, कीप ऑल योर वरीज बियॉन्ड दिस लाइन। मतलब क्या हुआ कि जो पायलट है उसको अपना काम करने दो, और आप अपना जो भी टेंशन वरी है उसको पीछे ही रहने दो, ताकि पायलट अपना काम कर सके, फोकस कर सके। तो हर पर्सन को राइट तरीके से चीजों को, और यस, इसका एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको बिना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बदले कैसे आप नेम के करेक्शंस करोगे, कैसे नेम चेंजेस करोगे, ये भी इसका एक लर्निंग का पार्ट है। सो जो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के पीछे दौड़ाना पड़ता है या दौड़ना पड़ता है, वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और आप उनकी एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को फील कर पाओगे, और कैसे यूज करना है, कब यूज करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपका करेक्शन तो आपने कर लिया, लेकिन कब और कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा जब आप ये पूरा डिप्लोमा लेवल कंप्लीट करते हो उसके बाद ही। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर कि आप अभी तक जो सोच रहे थे कि नेम इज जस्ट anybody's cup of tea? No, it is not. It is a serious thing, और नेम एग्जिस्ट कर, न्यूमरोलॉजी एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपका नाम का करेक्शन, राइट? और कैसे, और एक चीज, कैसे आप अपनी राशि के नाम के साथ अपनी नेम न्यूमरोलॉजी के राइट लेटर्स को भी अलाइन कर सकते हो। आई एम सेइंग फॉर द बेबीज नेम, बेबी के नाम का राशि के एस्ट्रोलॉजिकल, देखिए आपने जहां जहां पर भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी या एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपने सुनी होगी, कोई भी आपको टीचर या मेंटर कभी भी न्यूमरोलॉजी के साथ में एस्ट्रोलॉजी को कैसे अलाइन करना है ये नहीं बताएगा। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो कैसे आप न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रोलॉजी को लिंक करोगे, ये कोई नहीं बताएगा आपको। एम आई करेक्ट? अगर कोई भी ऐसा है जो बता दे तो मैं आपको फ्री में डिप्लोमा कोर्स कराने के लिए रेडी हूँ। कोई अगर एक भी मुझे बता दे कैसा होता है, बट मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शंस के साथ आप न्यूमरोलॉजी के अंदर करेक्शंस करो। तो न्यूमरोलॉजी की करेक्शन ऐसे करो कि आप एस्ट्रोलॉजी की राशि से जुड़ी हुई जो भी कनेक्शंस है उसको भी आप लिंक कर सकते हो, विच मीन्स आपका न्यूमरोलॉजिकली भी नेम की करेक्शन वाइब्रेशंस हो गई और एस्ट्रोलॉजिकली भी आपकी राशि के नेम का वाइब्रेशन हो गया, विच मीन्स अब दोनों जगह पे आपकी चीजें पॉजिटिव है। ये आपको कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। सो यू लर्न दिस, ऑल राइट। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा बात बताने जा रहा हूं। जैसे कल सर ने, किसी ने पूछा था ना, मैंने कहा था कि आप लोग को मैं बताऊं कि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, और उससे पहले यहाँ पर कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग एस्ट्रोलॉजर हो, एक बार आई लिख दीजिए, या आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं तो एक बार आई लिख दीजिए। या अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं, लेकिन अगर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर से कभी किसी वक्त आपने 2 या 3 एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा कुंडली अपनी दिखाई, यानी कि 2-3 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर को अपनी अपनी कुंडली दिखाई होगी, या आपकी अपनी फैमिली की। सो देयर आर 2 कंडीशंस। पहला कंडीशन कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको पता ही होगा। दूसरा कंडीशन ये कि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन आपने कम से कम 2-3 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से अपनी कभी ना कभी कुंडली अपने पूरे लाइफ में दिखाई है। तो एक बार आई लिख दीजिए। आई कैन सी मेरा देयर आर मोर देन 50-60 स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आई लिख रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप में से बाकी लोगों ने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया नहीं है कुंडली, आपने कभी और एस्ट्रोलॉजर से आपने कंसल्ट नहीं किया है। बट ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं किया है तो मैं मान लेता हूँ। अब यहाँ पर चूंकि आप लोग मेरे केस स्टडीज हो, इसीलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन। तो अगर आपने किया है तो आप, पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, मिनिमम 1 और 2, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एस्ट्रोलॉजर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इसके साथ इसी से मैंने अपने लर्निंग को भी शेप अप दिया था। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए हो, यानी कम से कम 2 से 3 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ आप लेके गए, और अपने एस्ट्रोलॉजर से आपने अपनी कुंडली दिखा के अपने बारे में कुछ पूछने की कोशिश की। तो जो भी लोग यहाँ पर आई लिख रहे हैं, मी लिख रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से। तो अगर आप 2-3 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जब आप गए, तो क्या कभी ऐसा हुआ आपको कि एक सेम प्रिडिक्शन सभी एस्ट्रोलॉजर ने आपको दिया? मैंने कहने का मतलब यह है कि क्या आपको हर एस्ट्रोलॉजर ने अलग अलग प्रिडिक्शंस आपके बारे में बताई? यस और नो? 3-4 एस्ट्रोलॉजर अलग अलग प्रिडिक्शंस आपको बताते हैं, यस और नो, यानी कि कहीं पर तीनों चारों का कुछ भी सिमिलैरिटी, प्रिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूं, राइट? मतलब आपको हर एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ना कुछ अलग 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 बताया, विच मीन्स कि अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है या आपको कुछ प्लानिंग करना है, खास करके मैं इसको थोड़ा और, इस क्वेश्चन को थोड़ा और ज्यादा नैरो कर देता हूं,
कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए किसी डिसीजन को लेने के लिए, प्रिडिक्शन करवाने के लिए, तो क्या आपको एस्ट्रोलॉजर ने तीनों चारों ने कुछ अलग अलग ज्ञान बताया कि नहीं बताया, या कुछ अलग से उपाय बता दिया कि आप ये कर लो फिर ही करना, अदरवाइज ये टाइम ठीक नहीं है, या 2 महीना 3 महीना? सबके अलग अलग प्रिडिक्शंस वेरी हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, 2 3 4 5 अलग अलग एस्ट्रोलॉजर से। या अगर आपकी भी मैं बात करूं तो अगर आपने भी केपी एस्ट्रोलॉजी की है, या भृगुनारी किया हुआ है, या वैदिक किया हुआ है, या कोई और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी किया हुआ है, तो क्या वो सारे रीडिंग्स अलग अलग वेरी होते हैं कि नहीं होते हैं, उसी पर्सन की उसी डेट ऑफ बर्थ और उसी टाइम की? ये भी आप बता सकते हो, राइट? आई थिंक यस 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 लिखने का कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पर सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है. Everybody is saying now yes, 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 and even the astrologers are saying yes, 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 yes. क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस प्रॉब्लम का समाधान, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर मैं कहूं कि हमारे न्यूमरोलॉजी में है, तो विल दैट मेक यू हैप्पी, यस और नो? अगर मैं ये कहूं कि अगर ये इस प्रॉब्लम का समाधान एक न्यूमरोलॉजी के जरिए, उसकी रीडिंग और उसकी प्रिडिक्शन के जरिए है, तो विल दिस मेक यू हैप्पी? अगर यस, देन राइट हैप्पी इन द चैट बॉक्स. जस्ट राइट हैप्पी इन द चैट बॉक्स, क्योंकि ये एक बहुत ही रेयर चीज आपको मिलेगी. किसी भी शास्त्र के अंदर आप जाओगे ना, आई वुड से एवरीबडी विल वेरी इन देयर रीडिंग्स एंड वेरी इन देयर प्रिडिक्शंस. एंड विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, बिकॉज हर एक का एक अपना एक तरीका, एक फॉर्मेट बना हुआ है, एक लॉजिक बनाया हुआ है, और जिसके जरिए वो चीजें जो है अप्लाई की जाती है. तो आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, एंड मैं खुद भी एस्ट्रोलॉजर से फॉलो करता हूँ चीजों को. मैं उनको भी पूछता हूँ, मैं अपनी भी कैलकुलेशंस दिखाता हूँ. मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आई डोंट बिलीव इट, आई 100% बिलीव इट. बट इससे मेरे को हेल्प ये मिल जाता है कि जब मैं अपनी रीडिंग करता हूँ और जब मैं उनकी रीडिंग करता हूँ, तो मेरे लिए क्या होता है कि एटलीस्ट मैं चीजों को कंपेयर करके मैं अपने राइट डिसीजंस वैसे ही ले लेता हूँ. अब न्यूमरोलॉजी के अगर मैं कनेक्शन की यहाँ पर बात करूं, तो आप न्यूमरोलॉजी की मेथड को अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं, कि जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अपना ही मेथड ले लेता हूँ एक एग्जांपल पे, और मैंने 5 स्टूडेंट्स को मैंने न्यूमरोलॉजी सिखाया, या मैंने ही नहीं, किसी और से भी उन्होंने सीखा हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 5 स्टूडेंट्स को मैंने न्यूमरोलॉजी सिखाया, या उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है. अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब उनकी रीडिंग की बात होती है, या रीडिंग या प्रिडिक्शन की बात होती है, तो जब वो नंबर 1 वाले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है, या वो नंबर 2 वाले न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है, या 3 के पास जाता है, 4 के पास जाता है, 5 या और भी कंटिन्यूटी में जाता है, तो यू नो व्हाट इज द हिट रेट और व्हाट इज द सक्सेस रेट? ये पांचों के पांचों न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं, पांचों के पांचों न्यूमरोलॉजिस्ट जो हैं, मैं इतना नहीं कहूंगा 100, बट 80 to 90% ऑफ द प्रिडिक्शंस या रीडिंग्स विल बी सेम. कितना परसेंट? 80 to 90% रीडिंग और प्रिडिक्शंस, ये पांचों की जो होगी, अगर वो अलग अलग टीचर से या अलग अलग जगह से भी सीख के आए होंगे, तो वो लगभग, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके बाद उनको सिखाने के में उनकी जो प्रोसेस सही है, तो फिर मैं कहता हूं कि 80 to 90% लोग जो हैं वो राइट चीजें बताएंगे. अब बताइए कि अगर एज अ पर्सन जिसका ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर इसको कोई डिसीजन लेना है, इसे अगर कोई डिसीजन लेना है, अगर जॉब चालू करना है, या गाड़ी खरीदना है, या शादी करना है, या डिवोर्स है, या मैरिज नहीं हो रही है, या क्या कब काम कौन सा होगा, या घर खरीदना है, जो भी प्रिडिक्शन से रिलेटेड होगा, आमतौर पे जो प्रिडिक्शन लोगों की होती है हेल्थ का है. सो अगर ये पांचों जो है एक जैसी बातें बता रहे हैं, तो एज अ स्मार्ट पर्सन इन सब का जो कॉमन चीजें हैं, क्या वो चीजों को मैं कंसीडर कर सकता हूं एज 100% एक्यूरेट? यस और नो? क्या इन सबके 5 के जो कॉमन चीजें होंगी, क्या इनको मैं कंसीडर कर सकता हूं? क्योंकि मैं बेनिफिट और डाउट दे देता हूं कि भाई सबके अंदर थोड़ा 20-25% का जो नॉलेज जो है अभी सीखना बाकी है. तो जब 20-25-30% नॉलेज सीखना बाकी है, लेकिन अगर जो पांचों कोई एक कॉमन चीज बता रहे हैं मिलके सबका, और सबको अलग अलग टाइम पे आप पूछ रहे हो,
सबसे अलग अलग मिलके आप पूछ रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको एक साथ आपने एक ही रूम में बिठा के पूछा है। सो उनकी कॉमन चीजों को आप 100% मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? सो इजंट इट दिस इज द बेस्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड लर्न? अब पांचों जब आपको कोई कॉमन रेमेडीज बताएंगे तो क्या आप उन कॉमन रेमेडीज को 100% रेमेडीज मानोगे कि नहीं मानोगे? 100% एक्यूरेट मानोगे कि नहीं मानोगे? क्योंकि अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करोगे तो वो पांचों या 10 जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब आपको अलग अलग रेमेडीज भी बताएंगे। कोई आपको कहेगा जेमस्टोन पहन लो, कोई आपको कहेगा ये करवा लो, कोई आपको कहेगा वो करवा लो, और आप जो है उसमें कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं। नाउ लेट मी मेक इट वन मोर थिंग वेरी क्लियर। व्हाई डिड आई से कि मैं सब एस्ट्रोलॉजर को मैं रिस्पेक्ट करते हुए उनको एक्यूरेट ही मानता हूं, मैं किसी को गलत नहीं मान रहा हूं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। सभी राइट है, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ को पढ़ने का, उस डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने का नजरिया सबका अलग है। नजरिया अलग है। दे आर नॉट रॉन्ग। अ ग्लास इज हाफ फुल और अ ग्लास इज हाफ एम्प्टी। ये आपने सुना है ना? एक ग्लास में आधा पानी है तो कोई कहेगा कि हाफ फुल है, कोई कहेगा हाफ एम्प्टी है, यानी कि दोनों राइट है, लेकिन सोल्यूशन दोनों नहीं दे पा रहे हैं। किसको सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं? जिसको पूछना है कि भाई मैं पानी पीऊं कि नहीं पीऊं, उसको लगे पूरा खाली हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ऑल दी एस्ट्रोलॉजर्स आर डूइंग देयर परफेक्ट वर्क, दे आर करेक्ट एंड बैंग ऑन एंड आई रिस्पेक्ट देम। प्रॉब्लम यह है कि उस डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने का नजरिया अलग है सबका, और इसीलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ नेवर एंडिंग लर्निंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यानी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी शास्त्र है, मैंने भी टू बी वेरी ऑनेस्ट शुरुआत तो किया था सीखना, मैंने भी शुरुआत किया था सीखना, बट मैंने सही पूछे तो मेरे जैसा पर्सन जो है जिसको ऑकल्ट में अपने आप को मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो स्कूल बचपन से ही इन चीजों को काफी मानता हूँ, तो मेरे को लगा कि मैं सीख जाऊंगा, बट मैंने भी इसको गिव अप कर दिया हाफ वे। क्योंकि ऐसा नहीं कि आप सीख नहीं सकते हो, बट इसके अंदर उतना ज्यादा डिवोशन, आप अपने जॉब, करियर, फैमिली, इन सब चीजों को बैलेंस करके इस चीज को सीखना हो तो डिफिकल्ट है। या तो आप सब कुछ छोड़ो और यही 2-3 साल सीखो, पूरी तरह से रट लो इसको अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी आपको यही लगेगा कि अभी भी कुछ बचा हुआ है। सो इट इज नेवर एंडिंग और नेवर गोइंग टू कंप्लीट। मेरे को तो यही अभी तक तो मैंने इसमें यही चीज समझा है। किसी एक भी मेथड को अगर आप, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट यू, देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी डायमेंशन, सो मेनी वेज, हर चीज अलग अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन है, और इसीलिए हर एक का अलग अलग उसका कंक्लूजन निकल के आता है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो मुझे लगा, एंड आई डोंट नो अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो, जो मैंने कहा विथ ऑल योर रिस्पेक्ट ऑन दिस सब्जेक्ट, मैंने यही देखा कि आप जब भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे आपको 90% चीजें कम से कम कॉमन मिलेंगी। एटलीस्ट आप अपना डिसीजन तो ले पाओगे यार। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें अपना डिसीजन लेना है, जिस कारण से हम जाते हैं। प्रॉब्लम तो मुझे पता है ना मेरी क्या है, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम जानने के लिए थोड़ी कोई जाता है, सल्यूशन के लिए जाता है। आप कब कोई काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये जानने के लिए जाता है। तो हम उन चीजों को अगर इस तरह से जान जाएंगे और एक्यूरेसी, और मैं तो खुद अपने 20 साल से इन चीजों को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहा हूँ हर साल। अगर मैं 20 साल से न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और हर साल मैं अपना एक डिसीजन या जो कुछ भी मुझे करना है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी में अगर यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे साथ इसी क्लास में आई वॉज इंटरेक्टिंग विद सम स्टूडेंट, मैंने उनका क्वालिफिकेशन देखा पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, और उनका भी यही कहना है, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, और उनका भी यही कहना है। एंड आई एम बीइंग वेरी क्लियर एंड वेरी ओपन एंड बोल्ड के भाई ये चीजें लोग बताते नहीं है, बट ये चीजें हैं, रियलिटी है ये। कंप्यूटर से जो कुंडली बनाई जाती है वो सबके लिए यूनिवर्सल बनता है, आप भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो आप भी बना लोगे, बट उसको रीड करना सबके लिए अलग अलग तरीका है ना? तो मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी वास्ट थिंग,
और आज हमारे पास में इतना टाइम नहीं है, लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि हमें जल्दी जल्दी चलते फिरते क्विक एक्शन चाहिए। तो आई थिंक ये सब्जेक्ट ने मेरे लिए एक ब्लेसिंग तरह से मेरे पास आया है कि मैं इन चीजों को यूज करके एवरी एवरी पॉइंट आई कैन यूज दिस एज अ रिलायबिलिटी, इट इज अ रिलायबिलिटी सोर्स। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको, यस देखिए किसी ने कहा इंट्यूशंस, तो न्यूमरोलॉजी से आप अपनी इंट्यूशंस को कैसे एक्टिव करोगे और कैसे आपकी इंट्यूशंस के साथ इनके साथ कनेक्ट करोगे, ये कोई आपको सिखा दे कि आपका इंट्यूशन लेवल कब बढ़ेगा और कब घटेगा, तो शायद ये सब्जेक्ट जो है ये सबके, तो ये सब्जेक्ट से आप ये भी जान सकते हो कि आपकी खुद की इंट्यूशंस कब बढ़ती है। कभी आपने फील किया है कि आपकी लाइफ में कभी कभी कोई चीजें जो अलग अलग टाइम से अलग अलग इफेक्ट आपको देती हैं, जैसे 7 सीजन्स आपकी लाइफ हमारे होते हैं, सेंसेस होते हैं, उसी तरह से हमारे हमारे थॉट्स में भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें उभरती हैं। यानी कि इंट्यूशंस, किसी का आपने किसी को कुछ बोल दिया, वो चीज सही हो गया, तो ये आप अपनी कैलकुलेशन से निकाल सकते हो कि ये आपके लिए वो पर्टिकुलर टाइम है जब आप किसी को कुछ बोलते हो। इसीलिए कहते हैं ना सरस्वती जो है हमारे जबान पे कब आ जाए, तो वो भी आप कई कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। ये इस लेवल का ये सब्जेक्ट है जो आपको हेल्प कर सकता है। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि नाउ यू विल नेवर से कि व्हाट इज गुड, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी बोथ आर गुड, बेस्ट, लेकिन दोनों के तरीकों में फर्क है। मैं कहूंगा रीडिंग दोनों की सेम हो सकती है, प्रिडिक्शन सेम हो सकती है, प्रोवाइडेड एक एस्ट्रोलॉजर उसको सही तरह से उन तरीके से उनको रीड कर रहा हो। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, अभी तो मैं क्या कहूँ, आज तो हमारा लास्ट सेशन है, बट आई थिंक हमारे पास और समय होता तो आई वुड हैव गिवन यू मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस लर्निंग। आ जाते हैं फाइनली प्रिडिक्शन के ऊपर। मजा आया सबको? तो एक बार सभी लोग चैट पे एक बार मजा लिख दीजिए यार, क्योंकि आज हमारा फाइनल कंक्लूडिंग सेशन है। मुझे नहीं लगता है कि आप सबको मैं छोड़ूं यहाँ पे, और इसी जर्नी को और कंटिन्यू रखना चाहता हूं मैं आपके साथ। तो एक बार सभी लोग मजा लिख दीजिए, बिकॉज अभी मैं आप लोगों को प्रिडिक्शंस का मेथड, यानी कि कैसे प्रिडिक्शंस होती हैं, और जो आप लोग सोच रहे हो कि प्रिडिक्शन करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं आज आपको बता दूं कि एक समय ऐसा आएगा, उंगलियों पे कैलकुलेशन करोगे आप, आपको नोटबुक, पेन और कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरा कोई स्टूडेंट यहाँ पर जो डिप्लोमा का है जो सुन रहा है ये बात को, सेशन के एंड में अगर जो मैंने कहा ये बात सही नहीं है, तो आप खुद कैमरे पे आके बताइएगा कि मैंने जो कहा वो ऐसा एक्चुअल पॉसिबल है कि नहीं है, कि आप उंगलियों पे कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन करना सीख जाओगे ऑफ न्यूमरोलॉजी। एंड इफ यू आर देयर, प्लीज चैट पे आप मेंशन करिए कि जो ये पॉसिबल है या नहीं है। अब जब हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, सो प्रिडिक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल हमारी लाइफ का एक नया चैप्टर खोलता है, हर साल हमारी लाइफ का एक नया दशा खोलता है। अनलाइक एस्ट्रोलॉजी जहां पर दशा जो है वो 10 साल, 28 साल, 14 साल, 17 साल ऐसे होता है हर ग्रहों के हिसाब से। न्यूमरोलॉजी के अंदर हर दशा एक ही साल का हो, यानी कि आपने सुना है कि दशा 10 साल में आता है, यानी दशक 10 साल में आता है, और उसी से बनता है दशा। तो हमारी जीवन का हर 10 साल अगर आप उठाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ उस 10 साल के अराउंड में ही पूरा रिवॉल्व होती है। बट वो कैलकुलेशन करने से आपको पता चलेगा कि कब वो दशा का पहला साल आएगा और कब उसका 9वां साल आएगा। और इसीलिए अगर एक मदर अब बच्चे को पेट में रखती है, एक लेडी, तो वो 9 महीने 9 दिन के लिए रखती है, यानी कि 9 के 9 ग्रहों से उसका ट्रांजिशन होता है। और मैंने कल आप लोगों को एक टॉपिक कराया था, उसमें बताया था कि जो मिसिंग और रिपीटेशन वाले नंबर के अंदर जो लोशू ग्रिड बनाया था, उस लोशू ग्रिड के अंदर मैंने आपको कहा था नंबर 7 जो है वो कौन सी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है? डिसअपॉइंटमेंट। यस और नो? डिसअपॉइंटमेंट। जो 7 महीने का जो पीरियड होता है मदर का बच्चे को कैरी करने का, 9 महीना सॉरी,
तो 9 महीना 9 दिन के बाद में एक एक्चुअल डिलीवरी का टाइम निकल के आता है। बट आप में से कई लोगों को पता होगा कि कुछ डिलीवरी जो है वो 7th मंथ में भी होती हैं, कुछ डिलीवरीज 8 मंथ में होती है, एंड ऑब्वियसली बेस्ट केस सिनेरियो इज 9 मंथ्स। इसके पहले अगर बच्चा जन्म लेता है तो बचता नहीं है। करेक्ट? मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं न्यूमरोलॉजी का डॉक्टर भले हूं, बट मैं वो वाला डॉक्टर नहीं हूं जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको मैं कोई मेडिकल साइंस नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं कि देखिए इन चीजों का कनेक्शन कैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ या किसी बच्चे का या प्रेगनेंसी से भी जुड़ता है। न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, ये चीज आपको कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं सिखाएगा, राइट? वेरी रेयर केस में दे सर्वाइव। अगर यहाँ सर्वाइव हो गया ना तो लाइफ लॉन्ग उसको परेशानी होती है, राइट? 7th मंथ में जब बच्चा डिलीवर होता है तो अगेन उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है। और 7th मंथ क्या है? डिसअपॉइंटमेंट। बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती है, मदर और बच्चे के रिस्क बढ़ जाते हैं डिलीवरी का, और 90% ऑफ द टाइम अगेन द किड डज नॉट सर्वाइव। यस और नो? जो लोग एक्सपीरियंस है वो तो बता ही सकते हैं यस और नो। न्यूमरोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग तो समझ में आनी चाहिए ना आप लोग को। सो 7th मंथ में, 8th मंथ में बच्चा जो पैदा होता है वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रहता है, बट डॉक्टर भी कहता है कि 8वें महीने तक चला जाए तो थिंग्स आर इन द कंट्रोल। बेबी और मदर दोनों सेफ हैं उस केस में। और जब 9th मंथ आता है तो घर वाले भी खुश हैं कि चलो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सी सेक्शन होगा, बट एवरीथिंग इज नॉर्मल एंड एवरीथिंग इज हेल्दी। इसके पीछे का रीजन क्या है पता है आपको? हर प्लैनेट की एनर्जी। तो जो बच्चा पैदा हो रहा है तो वो सभी प्लैनेट की एनर्जी लेके पैदा हो रहा है। अभिमन्यु से ये एग्जाम्पल निकल के आया कि अभिमन्यु जब पेट में था तभी उसने ये सारा कुछ जो था सीखा था कि किस तरह से वो काल चक्र, किस तरह से वो जाएगा उसके अंदर और कैसे निकलेगा। जब तक कि उसको पता चलता कि कब कैसे निकलना है वो सुन नहीं पाया, उसकी माँ सो गई जिसके कारण उसको नींद लग गया और वो नहीं सुन पाया। और इसी कारण से देखिए वो घर अंदर चला तो गया लेकिन निकल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हुई। तो ये चीजें हमारे लिए आज भी, ये चीजें हमें चक्रव्यूह, यस, तो उस चक्रव्यूह में वो ट्रैप हो गया। तो हमारे लिए जो 7 मंथ तक है वो चक्रव्यूह है। डॉक्टर भी नहीं जानता है कि उसको निकालना इजी है कि नहीं, वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, क्योंकि ऑल द चक्रास हैव टू बी एक्टिव। और 9 महीने के बाद ही डॉक्टर भी कहता है कि भैया इट इज इन माय कंट्रोल, मैं नींद में भी बच्चे को बचा लूंगा। रेयर कोई केस ऐसा हो जाए, डॉक्टर की लापरवाही हो जाए, बहुत सी चीजें होती है ना उसमें भी। सो कहने का मतलब है कि यहां पर 7 मंथ इज शोइंग डिसअपॉइंटमेंट। 8 नंबर जो है शनि जो है वो कर्म फल दाता है, जस्टिस, कर्मा, यानी कि कर्मा जो था वो ठीक नहीं रहेगा तब आपका 8वें महीने में जन्म होता है। और 9 मंथ्स इज, ऐसा नहीं कि कर्मा अच्छा हो गया, बट कहने का मतलब है कि 9 मंथ इज अ प्रॉपर मैच्योर डिलीवरी। सफर कौन करता है? खाली बेबी करती है या बेबी करता है? मदर भी करती है ना। इमोशन से लेके हेल्थ तक एंड फाइनेंस, तीनों चीजें जुड़ गई। इमोशंस, हेल्थ, फाइनेंस, तीनों चीजों को डिस्टर्ब करता है। हमारी लाइफ की यही 4 प्रॉब्लम्स हैं: रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर एंड हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस। यही 4 चीज है और ये 4 में से 3 चीजों को ही डिस्टर्ब कर देता है। सो कहने का मतलब जब हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रिडिक्शन का कनेक्शन जो है हमारी दशा से होती है, और हर साल न्यूमरोलॉजी का एक पर्टिकुलर दशा जो है वो दर्शाता है। जैसे अगर हम बात करें 2025 का, तो 2025 जो है
यूनिवर्स के लिए, क्योंकि ये यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स के पार्ट हैं, यानी पृथ्वी यूनिवर्स का पार्ट है, तो 2025 का टोटल 9 बन रहा है, और ये 9 जो है यूनिवर्सल मार्स का नंबर है, यानी कि मंगल का नंबर है। इसीलिए आप ये साल जो है यूनिवर्सली, अभी कल या परसों में जापान में भी भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो ये महीने में आप देख लीजिए 3-4 बार कुछ ना कुछ चीजें घट गई। अर्थक्वेक से लेके, ज्वालामुखी से लेके, वॉर से लेके, फायर से लेके, अग्नि से लेके, हर चीज का, गोवा का आग से लेके, अलग अलग जगह पे, बहुत जगह पे, अगर आप पूरा, मैं उस दिन में कैलकुलेट में खाली ऐसे ही मैं चेक कर रहा था कि इस साल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मैंने लिस्टिंग की, तो पता चला कि लास्ट 9-10 साल या प्लेन क्रैश से लेके सारी चीजें वहां से निकल के आ गई। सो नंबर 9 मंगल, और मंगल का कनेक्शन आपको पता है क्या है, और ये अगले साल भी चलेगा। फायर यानी ज्वालामुखी का आपको मैंने एग्जांपल दिखाया, ज्वालामुखी लास्ट 1.5 महीने से बढ़ रही है, और अगले साल और ज्यादा आपको दिखेगा। सो महादशा हम जब यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये नंबर 9 आ रहा है। आप सोचिए कि जब हमारे साथ डेट ऑफ बर्थ जुड़ जाएगा और इस डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेशन करेंगे तो वो तो डायरेक्ट टू द प्रिसाइज होगा। जैसे यूनिवर्स का मतलब होता है कि आंशिक, हमारे ऊपर उसकी आंशिक इफेक्ट पड़ रही है खाली, यानी कहीं पर अगर भूकंप आया या कहीं पर अगर मान लीजिए आग लगी तो उसके आसपास के इलाके में उसका हीट और उस घर में, उस बिल्डिंग में तो प्रॉब्लम डायरेक्ट होगा ना उन लोगों को, लेकिन जो उस बिल्डिंग के अगल बगल में रह रहे हैं उनके ऊपर तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो इनडायरेक्ट है। तो यहां पर जब आपकी डेट ऑफ बर्थ से जब इन चीजों का कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट महादशा का इफेक्ट, और जब डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट इसका इफेक्ट जुड़ेगा तो कैलकुलेशन भी आपको डायरेक्ट करनी पड़ेगी अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो अगर मुझे अपना किसी भी साल का अगर डायरेक्शन प्रिडिक्शन करना है, मुझे अगर अपने 2026 का मुझे प्रिडिक्शन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अगर मुझे महादशा कैलकुलेट करना है अगर मुझे 2026 का महादशा या वर्षफल निकालना है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चाहिए मेरा डेट ऑफ बर्थ। क्या चाहिए मुझे, मेरा डेट ऑफ बर्थ चाहिए। अब इस डेट ऑफ बर्थ को मैंने यहां पर नीचे लिख दिया, मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1979। अब इस डेट ऑफ बर्थ का 12 जून 1979 इस पर्सन का मुझे 2026 का कैलकुलेशन करना है कि उसका महादशा क्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनिए कि कैसे निकलेगा उसका दशा। हम करते यही है कि हम इस ईयर को हटा देते हैं और इस वाले ईयर को जो है ऐड कर देते हैं, यानी कि इसको हम ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम इनको कंपाउंड करते हैं, यानी कि उसकी कंपाउंड कैलकुलेशन करते हैं। सो 1 + 2 + 0 + 6 + 2 + 0 + 2 + सॉरी इसमें प्लस प्लस आएगा +6। तो इन सबका हम टोटल जब करेंगे तो इसका टोटल क्या बनेगा, 1 + 2 = 3, 3 + 6 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13, और 13 + 6 = 19, और 19 = 1। ये देखिए ये बन गया 19 आपका इनपुट एक इवेंट, और 1 बन गया आपका आउटपुट विच इज द रिजल्ट। तो इस पर्सन का जो है जिसका हमने डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया, इसका अगर हम बात करें तो 2026 जो है इसका जो है दशा ईयर जो है या महादशा का ईयर जो है वो बन रहा है 19, लेकिन इसका टोटल बन रहा है नंबर 1, यानी कि यह है नंबर सन, और सन यानी कि राजा। अब राजा जो है इनके डेट ऑफ बर्थ मतलब इनके घर में, इनके लग्न के अंदर, इनके कुंडली के अंदर 1 साल के लिए एंटर होने जा रहे हैं।
तो जब इनके घर में 1 साल के लिए एंटर होने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या लेके आ सकते हैं, अब वो डिपेंड करेगा इनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि इन्हें क्या इस साल में परमिशेबल है और क्या परमिशेबल नहीं है, क्या इनके लिए पॉजिटिव होगा, क्या इनके लिए नेगेटिव होगा, क्या इनको करना चाहिए, क्या इनको नहीं करना चाहिए, क्या इनके लिए रिजल्ट लाएगा, क्या इनके लिए अनफेवरेबल लाएगा। ये सारी चीजें जो है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी को कुंडली का, अगर एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग किसी की महादशा कैलकुलेट करनी होगी तो क्या बिना सॉफ्टवेयर के कैलकुलेट कर सकते हो? क्या आप बिना कैलकुलेशन के हार्ड कैलकुलेशन के आप कैलकुलेट कर सकते हो? आप भी अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको तो पता होना चाहिए चीज, नहीं ना? और ये चीज आप उंगलियों पे कैलकुलेट करोगे। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो 2026 जो है इनका महादशा, या जिसको हम कहते हैं इनका पर्सनल ईयर, इनका खुद की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर। जो आ रहा है 19 आ रहा है, विच इज नंबर 1। और ये इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 साल के लिए जनवरी से लेके, क्योंकि हमारा ईयर चालू होता है जनवरी से, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक इनके साथ जुड़ने वाली है और कैसे रिजल्ट देगी, किस टाइप का इफेक्ट देगी। तो यहाँ पर हमने बनाया है एक प्रॉपर चार्ट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे डिप्लोमा में, कि आपका जो ईयर नंबर 1 होगा उसकी एनर्जी क्या है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। नंबर 2 है तो उसकी एनर्जी क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस तरह से 2 से लेके नंबर 9 की एनर्जी, और साथ में कैलकुलेशन आपको सिखाया जाएगा कि पर्सनल ईयर के साथ में पर्सनल मंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आपको, जिसको हम कहते हैं कि अंतरदशा, और उसके साथ में आप कैलकुलेट करोगे आज का दिन, आज का इवेंट कैसा जाएगा, आज का डेट कैसा है, और आज की डेट पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा आपके लिए पर्सनलाइज कैलकुलेशन या पर्सनलाइज प्रिडिक्शंस। सो पर्सनलाइज प्रिडिक्शन जब आप करोगे, और चाहे आप 5 जगह पे अलग अलग जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करवाओगे, और जब पांचों के पांचों जब एक जैसा बात बताएंगे, तो क्या आपके लिए डिसीजन लेना इजी हो जाएगा कि टफ हो जाएगा? बताइए मुझे, क्या आपके लिए डिसीजन लेना फिर इजी हो जाएगा कि टफ हो जाएगा? तो आप इस तरह से आप अपनी ईयर्स की प्रिडिक्शन भी करोगे, और अगर आपको कोई काम, कोई डिसीजन, कोई एक्शन लेना है तो वो आपके लिए सबसे बड़ा easiest blessing हो जाएगा, which means you will be able to do the right calculations perfectly। आई बात समझ के? हम डेट ऑफ बर्थ को बेस बनाते हैं हर चीज में, डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर भी अगर किसी को उसकी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता है, मान लीजिए कि किसी को उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो ऐसा नहीं कि उसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, उनकी भी कैलकुलेशन और प्रिडिक्शन की जा सकती है, जिसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ। तो विदाउट डेट ऑफ बर्थ भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हो उन लोगों की जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके पास नहीं है, और साथ में उनकी नेम की करेक्शन करोगे, एंड दोनों चीजें जब अलाइन होगी तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपकी अलाइन हो जाएगी। और इसीलिए मैंने कहा था आपको कि जब ये मेथड आपको मैं सिखा दूंगा, तो जो एक्चुअल में न्यूमरोलॉजी, जो लोग कहते हैं 30-40% भी अगर करेक्ट आ जाए तो वाह वाह हो जाएगा। मैं कहता हूं कि इन मेथड्स को अप्लाई कर लो, आपको 80-90% एक्यूरेट नहीं मिले तो जो मुझे बताना वो। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से इसको कंपेयर कर लो, यू विल ऑलवेज फाइंड न्यूमरोलॉजी। और इसीलिए शायद कभी मुझे वापस से न्यूमरोलॉजी की जगह पे और कोई चीज, किसी और प्रिडिक्शन या कैलकुलेशन की सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एवरीवन क्लियर? एवरीवन? और इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपकी कौन सा डेट जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ की जो नंबर्स हैं, वो आपको कौन से ईयर में क्या करना चाहिए, कौन से ईयर में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मंथ आपके लिए क्या, किस चीज के लिए बेटर है, कौन सा मंथ आपके लिए बेटर नहीं है, किस डे पे आपको कोई डिसीजन लेना है नहीं लेना है, इसका भी कैलकुलेशन आप करोगे थ्रू दिस मेथड। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि हमने कार नंबर और यस, डिमांड तो पब्लिक तो मांगेगी ही, पब्लिक के डिमांड पे ही दुनिया चल रही है, बट दिल मांगे मोर। मैं तो चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ जुड़े ही रहो, डिप्लोमा करो, आपको सब चीजें सिखाई जाएगी, बट देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस लेवल। और कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये था कि आप अपने कार नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो,
मोबाइल नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, हाउस नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आप सबको बता दूं कोई भी नंबर या बैंक नंबर को आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो उसका मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब कंपैटिबिलिटी का टॉपिक था उस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपका जो ड्राइवर नंबर है उसका जो फ्रेंडली नंबर है, जो उसका फ्रेंडली नंबर है वो तो मैंने बताया आपको कि ड्राइवर का फ्रेंडली नंबर कौन सा है, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपका लोशू ग्रिड जो है उस लोशू ग्रिड में वो नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। बताया कि नहीं बताया? सो जो नंबर लोशू ग्रिड में प्रेजेंट होगा, जो आपका फ्रेंडली नंबर है, उस नंबर की टोटल पे आपको आपका बैंक नंबर, कार नंबर, मोबाइल नंबर, हाउस नंबर या जितने भी नंबर्स हैं उनको बैलेंस करना है। लेकिन ये बैलेंस करते वक्त ये भी ध्यान में रखना है आपको कि उसका जो है इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ये करते हुए अगर आप करोगे तो आप कभी गलत नहीं होगे। और साथ में आपको बता दूं कि एक और पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मैजिकल नंबर्स। तो मैजिकल नंबर्स भी आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकलती हैं, और उन मैजिकल नंबर्स का मतलब है कि हो सकता है वो मैजिकल नंबर आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं भी है तो भी उन मैजिकल नंबर्स के साथ हम उसको उसकी रेमेडीज करते हैं, और रेमेडीज करके फिर उसको एक्टिवेट करते हैं, और वो नंबर्स आपके लिए आपके फेवरेबल नंबर्स के भी ऊपर हो जाते हैं, यानी कि वो उससे भी एक लेवल ऊपर होता है। जो कभी भी, जिसको हम कहते हैं ना कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हर चीज पे एक्सपेरिमेंट, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेड, यानी कि परफेक्टली एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज है कि ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। क्लियर? बाकी ये दिल मांगे मोर, लाइफ की लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। न्यूमरोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट की लर्निंग कभी कंप्लीट या इनकम्प्लीट मैं तो नहीं कहूंगा कि कभी भी खत्म हो सकती है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो हैं सीखें इसको पूरी तरह से डिटेल में। मैजिकल नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा डिप्लोमा के अंदर कैसे उसको निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो एवरीथिंग दैट यू आर स्टिल अज्यूमिंग के वो सीखना है, वो सभी चीजें जो है वो आपके डिप्लोमा कोर्स का एक बड़ा पार्ट बनेगा, एंड यू विल लर्न दिस राइट फ्रॉम द वर्ड गो। सो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ चीजें आपने सीख ली है इन, और आज का सेशन में आपने देखा कि कैसे हम नेम की करेक्शन करते हैं, किस तरह से हम अपने प्रिडिक्शंस की एक कैलकुलेशन करते हैं। मेरा तो मन है कि इसको कंटिन्यू रखूं, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट होने की वजह से वी हैव सर्टेन लिमिटेशंस, बट आपको मैं ये प्रॉमिस जरूर करता हूं कि आपको हर एक टॉपिक डिटेल में सीखने को मिल जाएगा। जो भी आपके माइंड में है वो आप लिख के रखिए। वंस यू आर इन द डिप्लोमा पार्ट यू लर्न एवरीथिंग। सो उम्मीद करता हूं कि आप सबको मजा आ रहा है, एंड सुमित हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं नेटवर्क को सही करके। तो यस यस सुमित, सर, ओवर यस टू सर, यू अगेन। ऑलरेडी जुड़ चुका हूँ। यस सर, तो एक बार मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा, बोनस सेशन। एक बार सभी चैट बॉक्स में रेट कर दीजिए, एंड एक बार बता दीजिए कि कैसा था ये माइंड ब्लोइंग सेशन, क्योंकि मैं तो पूरे टाइम इस सेशन को एक मिनट के लिए भी छोड़ के नहीं जा पाया, इतना मेरा दिमाग वहीं के वहीं फोकस था। एक बार सभी बता दीजिए एक बार जल्दी। अमेजिंग 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 अमेजिंग, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यारे प्यारे रिस्पॉन्सेस के लिए। तो एक बार जल्दी से हम बता देते हैं आप सभी को, जो लोग कल के सेशन मिस कर चुके थे या फिर काफी लोगों को अभी सिलेबस में फिर भी डाउट है, तो एक बार जल्दी से हम सिलेबस कवर अप कर लेते हैं। मैं बता दूं आप सभी को कि आप सभी की इतनी रिक्वेस्ट के बाद हमने आप सभी के लिए सिर्फ 11 स्लॉट्स लेकर आ पाए हैं। सिर्फ 11 स्लॉट्स ही आज, बस 11 लोग ही आज एनरोल कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको इस प्राइस पॉइंट पर कभी भी एनरोल नहीं करवा पाएंगे। आप बाद में कभी भी एनरोल कर सकोगे बूट कैंप से पहले, बट इस प्राइस पॉइंट पर आप नहीं कर पाओगे। एंड ये सारे बेनिफिट्स भी आप सभी को बाद में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आज ही के लिए आप सभी के लिए बेनिफिट्स रहने वाले हैं। तो एक बार सर, हमने ये डिप्लोमा पार्ट को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, एंड साथ ही साथ हमने कुछ बोनस सेशंस भी रखे हुए हैं जो आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सर एक बार सभी को एक्सप्लेन भी कर दें। यस, थैंक यू वेरी मच सुमित, और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए बहुत जल्दी और ब्रीफली ही मैं ये बता दूं कि ये आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोगों के लिए इजी रहेगा ये समझना कि क्या क्या आप सीखने वाले हो, और ये सारी चीजें हैं एक लेवल, कंप्लीट लेवल जिसको हम बोलते हैं, कंप्लीशन लेवल जिसको कहा जाता है। सबसे पहले ये एक्चुअल 3 पार्ट का डिप्लोमा लेवल है, डिप्लोमा 1, डिप्लोमा 2 और डिप्लोमा 3।
आप लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि आप लोगों को अलग अलग लेवल्स करने की जरूरत नहीं है, ये सभी लेवल आपको एक साथ इकट्ठा पूरे कोर्स के जरिए मिलने वाला है। दैट मीन्स यू विल कंप्लीट ऑल दी लेवल्स इन वन कोर्स इटसेल्फ, जिसका मतलब है कि इसके बाद आप एक डिप्लोमा होल्डर हो जाओगे और आपको सर्टिफिकेट भी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, एंड यू विल स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस एंड कंसल्टिंग एंड रेमेडीज एवरीथिंग। सो इसमें आप देख रहे हैं कि हमने डिटेल में हर टॉपिक को कवर भी किया है। इसमें मैंने वो ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि रीडिंग से रिलेटेड है, प्रिडिक्शन से रिलेटेड है। आप ईयरली प्रिडिक्शंस करोगे, मंथली प्रिडिक्शन करोगे, डेली प्रिडिक्शंस करोगे, आपको यंत्र कैसे यूज करना है, यंत्र कैसे बनाना है, आपको डायरेक्शंस कैसे निकालनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जिसमें वास्तु का कुछ कनेक्शन जुड़ जाता है। आपको मैं डिटेल में अगर टॉपिक की बात करूं तो थोड़ा सा इसमें कार्मिक नंबर्स के बारे में या कार्मिक पैटर्न्स के बारे में सिखाया जाएगा, मास्टर नंबर्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाएगा। नंबर्स जो आपकी लोशु ग्रिड में रिपीट हो रही हैं, जो कि 1 से लेके 9 नंबर्स मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड सो मेनी टाइम्स। हर नंबर की रिपीटेशन को कहा जाता है डिग्री ऑफ चेंज ऑफ प्लैनेट, यानी कि हर प्लैनेट जब बदलता है तो उसकी डिग्री बदलती चली जाती है। सो जब डिग्री बदलती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स बदलते हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि अमिताभ बच्चन जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ में आप देखोगे तो 1 5 टाइम्स आ रहा है, लेकिन उनका सपोर्ट मिलने का रीजन है उनका ड्राइवर जो कि 2 है, और इसीलिए वो कई बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों से भी वो बाहर निकल के और अपनी राइट नंबर्स को यूज करके उन्होंने अपना सक्सेस मंत्रा जो है हासिल किया। यही अगर उनका ड्राइवर नंबर 8 होता तो उस केस में उनको जेल भी चले जाना पड़ता और शायद वो इतना उस लेवल पे ना सक्सेस हो पाते ना उनको सक्सेस मिलता। तो कहने का मतलब है कि आप नंबर्स के रिपीटेशन के जरिए, आप उनके रिपीटिंग डिग्री के जरिए आप हर नंबर की प्रिडिक्शंस करोगे, विच मीन्स आप उस पर्सन की माइक्रो लेवल पे जाके चीजों की प्रिडिक्शन करते हो। नेम के करेक्शंस किस लेवल पे किया जाता है और क्यों आपको कहां पर नेम करेक्शन करना है, फर्स्ट नेम में करना है, लास्ट नेम में करना है, ओवरऑल नेम में करना है, रीजनल कैलकुलेशंस कैसे की जाती है और कैसे इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन करना है, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सिग्नेचर एक ऐसा टॉपिक है, मैंने इनके ऊपर कुछ रिसर्च की है और जस्ट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब हम रिसर्च करते हैं सिग्नेचर का तो क्विकली एक मैं आपको, हालांकि सिग्नेचर इज नॉट न्यूमरोलॉजी बट चूंकि ये हमारे सक्सेस से जुड़ा हुआ है, मैं उस लेवल पे मैंने इन चीजों के ऊपर रिसर्च करा है कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं किसी की सिग्नेचर यहाँ पर करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को जस्ट फॉर गेटिंग सम क्लैरिटी। सॉरी मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ पे लिख के, बट मैं ये बता दूं कि जब कोई सिग्नेचर करता है तो सिग्नेचर के उसके सिग्नेचर से बताया जा सकता है कि कौन से ईयर में उसके लाइफ में ब्रेकडाउन आ सकता है। यस, कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि हम ये बता सकते हैं कि उस सिग्नेचर से लोगों की लाइफ स्पैन निकाली जा सकती है, उस सिग्नेचर से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कब उसकी लाइफ में अप एंड डाउन आएगा। इसको न्यूमरोलॉजी से लिंक मत करिए, ये एक अलग ही लर्निंग आपको मैं दे रहा हूं जो कि शायद आपको कोई सिखाएगा भी नहीं। और ये वैसे तो सिग्नेचर ग्राफोलॉजी का पार्ट है, बट इस ग्राफोलॉजी में मैंने अपना न्यूमरोलॉजी का और प्रिडिक्शन का टेस्ट फ्लेवर ऐड किया है, और ये फ्लेवर जो है ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फ्लेवर बन गया है जिससे कि राइट प्रिडिक्शंस भी आप करते हो किसी की सिग्नेचर को पढ़ के। सो इजंट इट इटसेल्फ एंड वेरी इंटरेस्टिंग लर्निंग, and this also you will get this, yes it is part of this course। so एक बार सुमित आप वापस से ये स्क्रीन पे लगा दीजिए स्लाइड, और आप लोशु ग्रिड को पढ़ के बता सकते हो कि किस लोशु ग्रिड के जरिए आप उस फैमिली के अंदर, I will give you example sometimes later because we don't have much time, but एक चीज मैंने आपको इनडायरेक्ट इनसाइट उसका दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि लोशु ग्रिड से आप बता सकते हो कि उस डेट ऑफ बर्थ से कौन से रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, उनके किस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम आ सकता है फैमिली में, जैसे फ्रेंड्स के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, भाई के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, ये या कौन से पर्सन के साथ उसका रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होगी। डायरेक्शंस निकाल सकते हो कि उस पर्सन के लिए फेवरेबल डायरेक्शंस कौन से होंगे, और साथ में मैंने इसमें होरा का कैलकुलेशन भी ऐड किया हुआ है, विच मीन्स आप बिना जस्ट प्रश्न कुंडली के जरिए आप किसी की प्रॉब्लम या किसी के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। जैसे कोई चीज गायब हो गई, क्या ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये इंटरव्यू में मेरा लगेगा कि नहीं लगेगा जॉब। तो वो सारी चीजें जो हैं आप डेफिनेटली वेरी सिंपल और इजी तरीके से, मेरा ये पर्पस रहा है कि आप लोगों को सिंपल तरीके से चीजों को सीखने को मिले। चाहे हम प्रोफेशन की कैलकुलेशन करें, किसी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कैसे प्रोफेशन चुनना है, किस प्रोफेशन में उन्हें जाना है,
पार्टनरशिप से रिलेटेड हो, कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। कंपैटिबिलिटी का मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया हुआ है कि कैसे आप किसी की कुंडली को चेक कर सकते हो कि कितने गुण से उनकी कंपैटिबिलिटी बन रही है, और ये भी मैंने एक फॉर्मूला रेडी किया है कि कैसे आप कंपैटिबल चार्ट क्रिएट करोगे। नेम करेक्शन का मैंने ऑलरेडी बता दिया। शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, मार्केट क्यों के अंदर किसको लॉन्ग टर्म और किसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहिए, किसको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, कौन से सेक्टर में ट्रेडिंग करना चाहिए, कितनी शेयर्स खरीदनी है, कितनी बेचनी है, कब खरीदनी चाहिए, कब नहीं खरीदनी चाहिए। सो ये सारा कुछ बड़े डिटेल लर्निंग्स हैं ये, एंड मैं कहता हूँ कि इट इज़ अ वेरी मास्टर लर्निंग। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो उसके बाद तो आप कहोगे कि आपको किसी और ऑकल्ट सब्जेक्ट का लर्निंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दिस विल गिव यू अ ग्रीन signal for practicing and taking consulting also. So I think बाकी अगर कुछ specific questions अगर आप लोगों को है related to this learning तो please let me know, and sky is the limit for the right student। एक बार आप जुड़ते हो, हर महीने हमारा कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी दो वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ Q&A डिस्कशन करते हैं, केस स्टडीज लेते हैं, और साथ में कुछ आपके मेरी कुछ नई लर्निंग्स, कुछ नए टॉपिक्स जो होते हैं उनको सिखाया जाता है। जो कुछ नया केस स्टडीज है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, विच मीन्स एक जनरल Q&A लाइफ लॉन्ग चलेगा आप लोगों के साथ। सो अब इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप लोगों को मिले? मुझे लगता है कि अगर कुछ और एक्सपेक्टेशन अगर है भी तो वो भी आपको साथ साथ में दी जाएगी, बिकॉज इसके बाद कोई और लेवल और कोई और कोर्स नहीं है। टाइमिंग इसका होगा 7 to 9 PM। ये स्टार्ट होगा हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से। यूजुअली मैं इसको नॉर्मली मैं लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट करना चाहता था, बट बिकॉज इट इज अ न्यू ईयर, आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि अभी नहीं करें, फर्स्ट न्यू ईयर से नई चीज़ों की नई साल से शुरुआत की जाए, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से मैं इसे स्टार्ट करूंगा, और उसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सब इसके लिए एनरोल हो जाए। सो आप में से जो लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, एक बार जरा जल्दी से हर हर महादेव लिख दीजिए जिन जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया है, बिकॉज अगर आप चाहेंगे तो आपको महादेव जो है डेफिनेटली एनरोल करवा देंगे आज। सो एक बार अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। अगर आपने कर दिया है तो आप लिखे नहीं, लेकिन मन में अपने हर हर महादेव जरूर बोले। सो एवरीवन, जिन जिन लोगों ने एनरोल नहीं किया एंड यू आर स्टिल लुकिंग टू ज्वाइन, आई डोंट नो कि आपके लिए 10, 11, 12 स्लॉट्स अवेलेबल है कि नहीं, बट हर हर महादेव लिखने वालों की लाइन यहाँ पे लग गई है। सुमित, ओवर टू यू। यस सर। एक बार ऑलरेडी सर ने सिलेबस बता ही दिया है, साथ ही साथ जो बैच है हमारा वो फर्स्ट वीक ऑफ जैन से स्टार्ट हो रहा है। टाइमिंग्स आपकी यही सेम रहेंगी 7 to 9 PM। एंड इसके साथ साथ जो लोग आज इनरोल करते हैं उनके लिए हमारे तरफ से कुछ स्पेशल बेनिफिट्स हैं। स्पेशल बेनिफिट्स में सबसे पहले आप सभी के लिए रहने वाला है कि हम कोटो की तरफ से हमारे साथ प्लेसमेंट गाइडेंस में हम आप सभी को सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको चैतन्य सर के एक्स्ट्रा बोनस सेशंस मिलेंगे बिफोर डिप्लोमा स्टार्ट, कि जब आपका डिप्लोमा स्टार्ट होने वाला होगा उससे पहले ही हम आपको कुछ बोनस सेशंस देने वाले हैं जिससे आप प्रिपेयर होकर आए अपने डिप्लोमा सेशंस में। साथ ही